अतीक अहमद का यहाँ पे बोलबाला था, बहुत बड़े लेवल का माफिया था। तो कभी कोई सामना, कभी कोई दिक्कत परेशानियां होती थी आपको? अतीक अहमद की बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कभी भी मतलब हम लोग का कभी भी उन्होंने इस रूप से कोई बात आई ही नहीं। उन्होंने जब भी फोन किया अपने मरीज के लिए तो बस यह कहते थे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूरे बहुत ही आदरणीय हैं और रेगुलर मुलाकात होती रहती है, रेगुलर बात होती है। हमारे जिले की पहचान है हमारी। एक आपने युवक के पेट में बच्चा जैसा बढ़ रहा था और आपने उसको ऑपरेशन करके निकाला। क्या पूरा केस था और कैसे हैंडल किया आपने? इस केस की बात आप कर रहे हैं वह एक लड़के के पेट में एक बच्चा विकसित हो गया था। एक्चुअली इससे एक बीमारी है, इसको फिट। सर, आपके करियर में ऐसा कोई केस रहा जिसमें मरीज के बचने की एकदम ना के बराबर उम्मीद रही हो, लेकिन आपने सर्जरी की और वह ठीक हो गया और आज एकदम ठीक अपना जीवन जी रहा है? अगर मैं उस तरह के कुछ केसेस की बात करूं तो कई बड़े रेयर केसेस हैं। उदाहरण के तौर पे एक लड़का मूरतगंज का था। सर, ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट के अंदर ही, शरीर के अंदर ही कॉटन या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर ही छोड़ देते हैं। इसको कितनी बड़ी गलती मानते हैं? एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, या मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाता है। सर, आमतौर पर पब्लिक में ऐसी धारणा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक लूट जैसी स्थिति होती है। देखिए, एक्चुअली में दो चीज़ें हैं इसमें। पहला विषय यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा पड़ता है। बहुत पॉपुलर संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, बताते हैं कि उनकी दोनों किडनियां खराब है। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मतलब इस सवाल का जवाब देके मैं भी बहुत प्रसन्नता महसूस करूंगा कि बहुत आवश्यक है। मेरे यहाँ प्रतिदिन लगभग 10 से 12 मरीजों की डायलिसिस चलती है और मैं अपने मरीजों को एक वीडियो दिखाता हूँ प्रेमानंद जी महाराज का। सच आजकल के बच्चे जो नस काट लेते हैं, टावर पे चढ़ जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, 8 बार काट चुका है नालायक लड़का। ये सब फिल्मों के डायलॉग हैं। प्यार अंदर नहीं होता, प्यार आजकल काट करके वो नीले ड्रम में भी डाल देता है भाई। कहते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, लेकिन क्या हर डॉक्टर सच में भगवान होते हैं? आज के दौर में जब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे जाने माने एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट एवं पेट रोग विशेषज्ञ, फाउंडर एंड डायरेक्टर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल एवं नारायण स्वरूप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिनके हाथों ने न जाने कितनी जिंदगियों को नई सांस दी है। और साथ ही जानेंगे वह सच जो हर मरीज को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आपका इस खास पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के जाने माने सर्जन और नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर, पहले तो बताइए। बहुत बढ़िया, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? अक्सर बचपन में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आप एक सर्जरी वाली फील्ड जो बेहद क्रिटिकल मानी जाती है, आपने उस फील्ड को चुना। तो क्या ये पहले से एक योजनाबद्ध तरीके से तय कर रखा था आपने, या कोई एक्सीडेंटल ये फैसला था? नहीं यार, बिल्कुल। कब यह बचपना, लड़कपन का ख्वाब कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। हकीकत तो यह है। बट निश्चित रूप से इसकी शुरुआत गांव में जब पढ़ाई करते थे और जब कक्षा 6 से 8 वाला जब दौर था, उस समय जब साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना और जब थोड़े से जागरूक हुए और अस्पताल में जब कभी भी जाना होता था तो वहाँ जब डॉक्टर को देखते थे तो बड़े प्रभावित होते थे। वो जो डॉक्टर की पर्सनैलिटी, जो डॉक्टर का लुक, और सबसे ज़्यादा जो वो अपने मरीजों को जो उनकी बीमारी ठीक करते थे, जो उनके दर्द को वो दूर करते थे, वो बड़ा प्रेरित करते थे। तो दो प्रोफेशन शुरू से बहुत ही प्रभावित करता था। एक हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक, और दूसरा डॉक्टर साहब जी। तो ये सबसे बड़ा पार्ट था। उसके साथ यह था कि शुरू में ही बचपन में बहुत ज़्यादा गांव में बीमारियां बहुत आती थी। उस समय ये हाल होता था कि गर्मी का मौसम आया तो पता चला पूरे गांव को चेचक हो गया।
और पूरे गांव में लोग पीड़ित होते थे, बीमार रहते थे। उसके साथ डायरिया आया, शादी ब्याह किसी की पड़ती थी तो पता चला कि पूरा गांव का गांव वो पीड़ित है, बीमार है। और वो गांव के हमारे जो लोकल डॉक्टर होते थे वो आके बेचारे खटिया पे पेड़ के उससे दीवार से वो पेड़ से वो टांग के रखते थे बॉटल। तो वो लगता था यार कुछ ऐसा करें कि हम एक अच्छा डॉक्टर बने। और डॉक्टर बनने की प्रेरणा बस कुछ उन गांव के हालातों से और उन कंडीशन से आई। और फिर वो मेहनत, लगन, और जब आप कहा नहीं जाता कि आप किसी ख्वाब को देखते हो, आप किसी उसे लक्ष्य पूरा करने पे लगते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे पूरा कराने में लग जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा परिवार, मेरे सभी दादा परदादा जितने भी हों, सबका आशीर्वाद और पूरी प्रकृति, मुझे लगता है सबने यह सहयोग किया कि नहीं तो डॉक्टर बनो और आज वह पूर्ण हो रहा है। सर, आपके करियर का एक चर्चित केस रहा जिसमें आपने एक महिला के पेट से रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टोन को सफलतापूर्वक निकाला। उस समय क्या चुनौतियां थी और आपने उस मुश्किल ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट किया? आप जिस केस की बात कर रहे हैं वह वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, गिनीज बुक में, लिम्का बुक में, इंडिया बुक में। और वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन है, 2 किलो का स्टोन है। तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज केस था। और वह केस मेरे शुरुआती दौर में था, जब मैं प्रयागराज, दिल्ली से प्रयागराज आया और यहाँ प्रैक्टिस में था। उसी दौरान वह केस आया था और वह 3 सर्जरी उस महिला की हो चुकी थी। वो चित्रकूट राजापुर की रहने वाली है। उसका पति एक्का चलाता था और उसकी 3 सर्जरी हो चुकी थी और वो पथरी निकल नहीं पाती थी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं दिल्ली से उसमें कोर्सेज करके आया था और पूरा पेशाब उसका जाम था, तड़प रही थी। सिवाय सर्जरी करके उसकी जान बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में गई थी, वहाँ से वो रिफ़र हो गई थी लखनऊ के लिए, उन लोगों ने रिफ़र कर दिया था। लखनऊ जाने की उसकी हालात नहीं थे। तो हमारे पास उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने प्लान किया, उसे बताया सारी चीज़ें कि देखिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमसे पहले 3 ऑपरेशन इसका हुआ और यह पूरा नहीं निकल पाया, पूरे पेशाब के थैले से स्टोन नहीं निकल पाया है, तो कठिन है। बट अगर यदि आप यह सहमति देते हैं तो हम लोग एक बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने उस सर्जरी को 2 बोतल ब्लड अरेंज करके प्लान किया, सर्जरी किया। और जब वह स्टोन निकले तो लगभग 30 सेंटीमीटर का वह स्टोन है, पूरे पेट में ऊपर से फील होता था। और 3 स्टोन और दोनों का वजन लगभग 2 किलो है। आज भी वह स्टोन हम लोगों ने अपने यहाँ मेमोरी के लिए रखा है, यादगार के लिए रखा है। आज भी हमारे यहाँ वो स्टोन है और वो पेशेंट आज भी हमारे यहाँ आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा होता है 2 किलो। सर, आपके करियर में ऐसा कोई केस रहा जिसमें मरीज के बचने की एकदम ना के बराबर उम्मीद रही हो, लेकिन आपने सर्जरी की और वह ठीक हो गया और आज एकदम ठीक अपना जीवन जी रहा है? यह तो बंधु रेगुलर होता है, यूं कहूं कि प्रतिदिन होता है। अच्छा। जीवन में प्रतिदिन आज भी इस तरह के केसेस हैं, आज भी केस हुआ। बट आप जिस केस की बात, अगर मैं उस तरह के कुछ केसेस की बात करूं तो कई बड़े रेयर केसेस हैं। उदाहरण के तौर पे एक लड़का मूरतगंज का था, जो ये ODF योजना चलती है। उस योजना के तहत उसका एक टॉयलेट बना और वो 12,000 में टॉयलेट नहीं बनता था, तो 12,000 में टॉयलेट, छत, दीवार सब बना के दे देते। तो वो बना और वो 7वें 8वें दिन उस पे चढ़ करके पानी डाल रहा था। अच्छा। अब लेकिन आपको पता ही है कि वो करप्शन की भेंट होता है। बिल्कुल। वो इतना कमजोर दीवार थी उसकी छत की कि वो छत पे खड़े होकर पानी डाल रहा तो सीधे छत से नीचे आया। और नीचे एक सरिया थी जो पूरा उसके गुदाद्वार के बगल से घुसती हुई उसके पेट के अंदर से, उस सीने से घुसती हुई पीछे निकल गई। बाप रे। वो उस समय लड़का लगभग 8 या 9 साल का था। उसकी हाइट लगभग 4.5 फीट थी और उससे बड़ी सरिया, 5 फीट की सरिया उसके शरीर के आर पार थी। तो उसके गांव के प्रधान उसको आनन फानन में सरिया सहित लेके चले। सरिया सहित वो जो ये स्कॉर्पियो होती है उसमें लाद करके स्वरूप रानी ले गया कि भाई मेडिकल कॉलेज के अलावा कौन हैंडल करेगा। स्वरूप रानी में उसको रिफर कर दिया गया SGPGI। अच्छा। तो जाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर राजीव सिंह, एक नारायण सु हॉस्पिटल है, वो काफ़ी मतलब सर्जरी कर रहे हैं, एक बार दिखाते चलो।
तो वो मेरे हॉस्पिटल आया, रात का लगभग 9-10 बज रहा था। लड़कों ने तुरंत आके, जैसे बाहर वो पेशेंट आया, लड़कों ने कहा कि सर ऐसा ऐसा एक पेशेंट आया है और स्कॉर्पियो में है, लेटा है बच्चा, ये सरिया घुसा हुआ है और ढेर सारे लोग उसके साथ हैं जी। मैं ऑपरेशन में था, उसमें ऑपरेशन कर रहा था, जस्ट जैसे खाली हुआ तो बाहर गया उसको देखा तो पल्स वगैरह मिल नहीं रही थी, बीपी बिल्कुल बीट कर रहा था, बीपी डाउन था। ये हुआ कि यार ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा लखनऊ, तो ये तो रास्ते में कोलैप्स हो जाएगा। एंड बाहर भीड़, कम से कम रहे होंगे उसके साथ 50 लोग। ऐसी घटना जब गांव में होती तो भीड़ हो जाती है, तो मेरे लिए बड़ा तनाव था। अच्छा, कि लूं कि ना लूं। बच्चे की हालत कैसी थी? उसमें तड़प रहा था, क्या कर? बिल्कुल मतलब शांत ऐसे लेट गया था कि जैसे कि, चूंकि जब पल्स नहीं है, बीपी नहीं है, तो उठने की भी चेत नहीं था, मतलब किसी भी पल मरने वाली हालत थी। प्रधान जो थे वो परिचित थे, वो कुछ केसेस कराए थे कुछ लोग, तो मैंने कहा यार एक ही चीज है, या तो आप इसे लेके तुरंत इमीडिएट निकल जाओ या फिर आप रिस्क उठाओ, हम लोग सर्जरी प्लान करें और तत्काल 4-5 बोतल ब्लड की व्यवस्था करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारा वो डर था कि कुछ हो जाएगा तो लोग हल्ला मचाएंगे, पुलिस केस है फलाना ढिमका, दूसरी तरफ ये था कि यार अगर नहीं ऑपरेट करते और ये मर जाता है, नहीं लेते और लखनऊ मर जाता है, तो मैं जीवन भर ये भी मुझे लगेगा कि यार मैं ऑपरेट करता तो 750। हम लोगों से लिया, उसके घर वालों ने हमें समर्थन किया, टीम ने समर्थन किया। मैंने कहा भीड़ आप संभालोगे जी प्रधान जी, वही सबको बाहर करोगे और फटाफट जाओ ब्लड लाओ। लोग ब्लड लाए, हम लोगों ने अंदर लेके फटाफट बॉटल लगाया, बीपी बढ़ाया, एंड चूंकि पूरी टीम थी हमारी, तो हम लोगों ने विदिन 1 आवर उसकी सर्जरी चालू कर दी। 4 घंटे हमारी सर्जरी चली, 4 घंटे और सकुशल हम लोगों ने उसकी सरिया निकाली। आंत फट गई थी, लैट्रिन ऐसा बाहर निकाला, फेफड़ा फटा था वहाँ पाइप डाला, गुर्दे में इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर किया, खून की नस फटी थी, हमारे प्लास्टिक सर्जन को हम लोगों ने रात में बुलाया, उसने उस नस को रिपेयर किया, और वो सरिया भी आज रखी हुई है हमारी याद के रूप में। बिल्कुल। और इस तरह के जब केसेस होते हैं ना, मतलब आप ये जो जीवन मौत, मतलब किसी युद्ध से बढ़ के है, बिल्कुल किसी युद्ध से बढ़ के। उसी तरह से एक केस, एक लड़का 18 साल के आसपास का लड़का, उसके पेट में बहुत दर्द होता था, उसका वहाँ बड़ा निराश हम लोग के उसमें आया, उसकी आंत पूरी फंस गई थी, मुंह से उसको लैट्रिन हो रही थी जी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लैट्रिन 3-4 दिन से नहीं हो रही थी, और देखा तो उसके झोले में 18 अल्ट्रासाउंड। तो ये क्या है? तो बोला कि साहब ये बचपन से बहुत पेट में दर्द होता था, मैंने पूरे शहर में दिखाया, लेकिन बस इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी, और अब यह हालत है कि ये पिछले 3 दिनों से बहुत बुरा हालत है, इसको भी लोगों ने जवाब दे दिया है। तो आप एक बार देख लें। हम लोगों ने देखा उसकी आंत फंसी हुई है, ये हुआ कि अच्छा हर अल्ट्रासाउंड में अलग अलग बीमारी लिखी थी, तो समझ में नहीं आया कि क्या बीमारी है, बट आंत फंसा है जिसे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो आंत फंसने का सबसे पहला जांच होता है एक्सरे, पेट का एक्सरे। हमने वो कराया देखने के लिए, एक्सरे कराया तो पेट में मुझे कुछ बाएं तरफ उसको हड्डियां दिखाई दी, पेट में दांत जैसा दिखाई दिया। अच्छा। तो मुझे माथा ठनका कि ये पेट में, तो मैंने पूछा उससे कि क्या तुम कुछ मतलब कुछ ऐसा नॉनवेज खाते हो जो जाके फंस गया हो, जैसे जी बकरे की हड्डी या कुछ ऐसा चीजें खा जाता हो? तो बोला नहीं साहब मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अरे मैं तो कभी मीट मछली खाया नहीं। फिर माथा ठनका कि यार ये दिख क्या रहा है, दोबारा एक्सरे कराया, फिर वो पिक्चर दिखी, तो कुछ माथा ठनका कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है। मैंने दिल्ली में जब मैं था तो मैंने एक केस ऑपरेट किया था इसी तरह का, हमारे टीचर के गाइडेंस में, अपने सीनियर के गाइडेंस में, उसे फीटस इन फीटू बोलते हैं। उसमें पेट के अंदर एक बच्चा विकसित हो गया था, आदमी के अंदर एक बच्चा विकसित हो गया था। तो मेरा तब ये एक्सपीरियंस में आया कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ऑर्गन, दूसरा बच्चा है जो गड़बड़ सा है, उसके पेट में विकसित हो रहा है। हम लोगों ने उसे भर्ती किया, कन्विंस किया, सीटी कराया, कंसेशन में फ्री में सीटी कराया। सीटी जब कराया तो सीटी स्कैन के डॉक्टर ने सीधे ये लिखा कि उन्होंने फोन किया खुद मुझे, तब हमारे यहाँ सीटी स्कैन नहीं था, डॉक्टर एस के गुप्ता है SGPGI के, उन्होंने कहा कि बॉस इसमें बड़ी रेयर बीमारी दिख रही है, उसे बोलते हैं फीटस इन फीटू। उसमें ये होता है कि जब हम माँ के पेट में विकसित होते रहते हैं तो बहुत बार जब जुड़वा बच्चे जो होते हैं तो एक बच्चा वो दूसरे बच्चे के शरीर के अंदर चला जाता है और वह धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कुछ दिनों में डेड हो जाता है और विकृत रूप ले लेता है। तो उसके पेट में भी कुछ वो उसी तरह का ट्यूमर नुमा विकसित हुआ, जिसमें उसके दांत बने थे, उसकी हड्डियां थी सीने की, उसका फेस था, उसका बाकी चीजें विकसित थी।
हम लोगों ने घर वालों को बताया, ब्लड अरेंज किया, चैलेंज था, कठिन बहुत था जी। इतने सालों से, बचपन से था, 18 साल को गया था। तो दिन उसे ऑपरेट किया 4 घंटे, 2 डॉक्टरों ने मिलकर सर्जरी की, पूरा का पूरा निकाला, सारे न्यूज़ चैनल में, सारे पेपर में, यहाँ तक कि आज तक में इंडिया टीवी में सब में रन किया था। सर आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोग पेट की बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं। वर्तमान समय में पेट की कौन कौन सी बीमारी आप ज़्यादा देख रहे हैं जो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है? देखिए, पहले और अब में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वो हमारे यहाँ, हमारे जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है, जैसे जैसे लोग यहाँ अमीर हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पेट की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई जी। हमारा जीवन शैली बदला, हमारा नींद का पैटर्न बदला, हमारा खान पान बदला, हमारा बाहर खाने के भोजन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नतीजा उसका आज यह है कि हर तीसरा व्यक्ति आज वो या तो पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी से पीड़ित है, बिल्कुल, या वो गैस से पीड़ित है, या वो बंधु कब्ज से पीड़ित है। पहले पुराने समय में था कि सवेरे 6 से 7 तक न उठ जा तो पापा थपड़िया देते थे, दादाजी तो जड़ देते थे। अगर उनसे पहले अगर गदेला जो ना है बाप और दादा के पहले नहीं उठा तो जड़ दिया जाता था। आज तो वैसे 9 बजे तक सो रहा है बेटवा, बापे जाके हिला रहे हैं, अरे बेटवा उठ जा उठ जा। आपके सोने की प्रयोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात की हो गई, आप देर में उठ रहे हैं, तो आपका पैटर्न गड़बड़ा गया। आपका सुबह पेट साफ, मतलब सुबह वो लैट्रिन के लिए जाते ही नहीं है, पेट साफ होने की आदत गड़बड़ा गई। तो नतीजा क्या है कि आप कब्ज से पीड़ित हो रहे हैं। कब्ज से पीड़ित हुए तो हर तीसरा, हर चौथा व्यक्ति आज पाइल से पीड़ित हो रहा है। बिल्कुल। हम जो 10 साल पहले हफ्ते में 2-4 पाइल्स की सर्जरी करते थे, आज भाई साहब पर डे 4 से 5 सर्जरी है। अरे इतना पैटर्न बदला। उसके साथ स्टोन, हाँ, पथरी पहले बहुत, पित्त की थैली की पथरी भाई साहब हर चौथे व्यक्ति को आज हो रही है, हर चौथे व्यक्ति को। कारण उसके पीछे हमारा खान पान और पानी। पहले पानी का लेवल देखिए, कुएं 20 से 30-40 फीट पे पूरा पानी था। बिल्कुल। आज भाई साहब 150 से 250, 300 फीट पे पानी चला गया। मिनरल और केमिकल की परिवर्तन आया। उसके साथ हमारा जो खान पान है बहुत ज्यादा ऑयली फूड। पहले भाई साहब आप दूध, दही, फल और आप अपना वो अनाज होता था गाँव का अपना गेहूं, गाँव का अपना चावल होता है। आज भाई साहब खूब मैदा, खूब घी, खूब तेल। नतीजा क्या है? ये ऑयली भोजन हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे लीवर में जाके दिक्कत कर रहा है, वहां से पित्त की थैली में पथरी बन रही है। उसके साथ ही उतना ही जो ये पैक फूड का कल्चर आ गया, उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मिले हैं। पता ही नहीं है वो कितना डैमेज कर रहे हैं लोगों को, बट वो टेस्ट के चक्कर में हम खाए जा रहे हैं। वो हमारे लीवर को गड़बड़ कर रहा है, उससे पथरियां बन रही हैं हर चौथा व्यक्ति। बंधु, इसकी वजह से, और तीसरी जो समस्या इसके साथ सब ज्यादा आ रही है, मोटापा। भारत देश आने वाले दिनों में महामारी के रूप में मोटापा हमारे देश में आ रहा है। हर तीसरी महिला और हर चौथा व्यक्ति आज मोटापे से पीड़ित, और मोटापा होते ही बिल्कुल आप कम से कम 10 बीमारियों, ऊपर से लेकर नीचे तक 10 बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे ही पेट में आपका मोटापा हुआ, आपको फैटी लीवर हो गया। लीवर आपका आने वाले दिनों में आपके लिए पाचन कमजोर हुआ। फैट सिर्फ यही नहीं जम रहा है भाई साहब, यहाँ भी तो जम रहा है अंदर, वहाँ पता ही नहीं हमको। हमारे दिल के चारों तरफ फैट जम रहा है, तो दिल की पंपिंग पावर गड़बड़ हुई। बिल्कुल। तो पता चला हार्ट अटैक, जो पहले हार्ट अटैक 60 साल में होता था भाई साहब, कोलेस्ट्रॉल जो बाद में जमता था, हाँ। आज हर कोई हाइपर कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है। पता चला 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र के लड़के वो हार्ट अटैक में आ रहे हैं। बिल्कुल। मोटापा, नतीजा मोटापे का साइड इफेक्ट भाई साहब, गला मोटा हो गया। इतने खर्राटे लेने लगे हैं लोग। पहले कोई 1-2 खर्राटा लेता था तो उसको कंटपिया देते थे। आज तो भाई साहब आप ट्रेन में, कोई किसी को कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, आप ट्रेन में लेटे नहीं कि म्यूजिक चालू, ट्रेन बाद में चालू होगी और पता चला वहां जो है वो खर्राटे वाली म्यूजिक, हर तीसरा व्यक्ति खर्राटे से साइड इफेक्ट यह है महोदय कि आपका नींद पूरी नहीं होता और 10 साल उम्र कम हो जाती है। खर्राटा इटसेल्फ हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण हो रहा है, ब्रेन फेल्योर का कारण हो रहा है, इवन एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनकी नींद नहीं पूरी होती। अगर वो ड्राइवर है ना, वो दिन में भी ऊँघने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा, जो बंदा दिन में अगर ऊँघ रहा है, बैठे बैठे सो रहा है, इसका अर्थ है उसकी नींद पूरी नहीं हो रही महोदय।
वो खर्राटे का शिकार है, वो उसे अपना उम्र 10 साल कम मान के चलना है, इसलिए आपको मोटापा कम करना है, खर्राटा नामक बीमारी से आपको बचाव करना है। मोटापे का अगला साइड इफेक्ट देखें, जैसे आप मोटे हो रहे हैं भाई साहब, आप हार्ट ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं तो पता चला हमें ब्रेन अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रही है। अभी एक 40 साल की महिला, यंग 40 साल की महिला है भाई साहब, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भर्ती है, दाहिनी तरफ पूरी पैरालिसिस हो रही है। तो ये हमें जो पेट से संबंधित बीमारियां वो इतनी तेजी से बढ़ी। इसके साथ एक जो बहुत तनावपूर्ण है कि ये जो डाइट पैटर्न बदला, जो फास्ट फूड का कल्चर बदला, पैक फूड का कल्चर बदला, प्लस ज्यादा अनाज उगाने के उद्देश्य में जो फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ, उसका साइड इफेक्ट यह है कि ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। आप सोचें, जो आप मैं नाम नहीं लूंगा, जो आप ये ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो फ्रूट जूस वाले हों जी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक वाले हों, चाहे वो कब का बना हुआ पैक फूड है, बिल्कुल भाई साहब आप अपने घर में रसगुल्ला बना लीजिए, 3 दिन में नहीं खाएंगे, वो खराब होने लगेगा। भाई साहब वो कंपनी वाला साल भर पहले रसगुल्ला बना के आपके बाजार में भेज रहा है और आप जो है उसको सही बात है पैक ला रहे हैं, तो क्या मिला रहा है उसमें जो वो रसगुल्ला खराब नहीं हो रहा? वो ऐसा केमिकल है, ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो दूसरे कंट्री में बैन है, भाई साहब जितने आप रेस्टोरेंट में यह पाते हैं कि जो वहाँ पे ये सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन रही हैं, जिस उसमें वो घी में नहीं बन रही हैं, वो पाम ऑयल में बन रही हैं। जी, जो आप ये समोसे खा रहे हैं, जो आप बाकी ये चीज़ें खा रहे हैं, वो पाम ऑयल में बन रही है। वह पाम ऑयल विदेशों में बैन है। हमारे देश में जो FSSAI है, जी, फूड सेफ्टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने भी बैन कर रखा है, लेकिन कहीं वह ऑफिशियल बैन नहीं है। बैन ऑफिशियल बैन है और अनऑफिशियल हर जगह सारा पैक फूड उसी में बन रहा है बंधु। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम आप कहीं भी जाते हैं और भूख लगती है, काम में है, क्या खाएं? बाहर आप झांक के देखेंगे, आप जितनी चीज़ों को बताए हैं कि ये नुकसान करता है, यही सारी चीज़ें ही आपको दिखेंगी। देखिए, जितना हो सके अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जितना उचित हो सके आप फल, सबसे शुद्ध और साफ है बाहर का। अच्छा, उनमें भी बस एक ही गड़बड़ियां हैं, वो भी आपको पता। फल के अलावा आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि किस ऑयल में बना है। हर चीजें ऑयल में बनी, हर चीजें ऑयल में तली गई हैं। तो बाहर की मजबूरी, या तो जो कहते हैं ना सात्विक भोजन वाली जो कुछ रेस्टोरेंट होटल होते हैं शुद्ध वाले, वहां से आप भले भोजन कर लें, वरना आप उस कल्चर को आने वाले दिनों में देखिएगा फिर से वापस हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं कि अपने खेत का उगा हुआ अनाज खाएं, ये कल्चर आएगा। फल की भी एक समस्या बहुत बड़ी, जो अगर मैं एक डॉक्टर के रूप में कहूँ तो जो सच आपको बताने जा रहा हूँ, आपको सुन के दंग रहेंगे। आप कौशाम्बी क्षेत्र में सबसे ज्यादा केला की उत्पत्ति होती है। अगर आप वहां देखें तो क्या आप कभी केले के पेड़ से, पौधे से, उसके पेड़ से कभी आपने केला खाया है तोड़ के? नहीं खाया। वहाँ हमेशा कच्चा दिखता है, ठेले में हमेशा पका दिखता है। ठेले में हमेशा पका दिखता है महोदय। वहां से आता है मंडी में। मंडी में यहाँ अलग अलग जो उसके गोदाम है वहां पे वो रखे जाते हैं और उसमें उसे कार्बाइड से एक केमिकल का पूरा घोल होता है, उसमें डालते हैं, रात भर छोड़ देते हैं। वो सुबह वो जो हरा हरा केला है वो पीला सुंदर सा दिखने वाला पीला केला हो जाता है। जैसे होता है ना, मेकअप करके आप हीरोइन को सुंदर बना दो और हटा दो तो आप भ्रम में जियोगे। अब महोदय सोचिए कि वो जो कार्बाइड है वो बैन है, मतलब बैन है। आइडियली फल को पकाने का सिर्फ एक केमिकल है, वो इथिलीन ऑक्साइड, जो कि एक नेचुरल हार्मोन है जिसमें हमारे पौधे स्वयं उस फल को पकाते हैं। उसी नेचुरल हार्मोन को पैदा किया जाता है और उस इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन गैस से आप फल को पका सकते हैं। ये हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहता है और वर्ल्ड में भी यही है। लेकिन हमारे भारत देश में बंधु, आप जितने सुंदर आम देख रहे हैं, अभी आम का सीजन आने वाला है, किसका मन नहीं करेगा कि वो आम देखते ही खाए? आम तो भाई फलों का राजा, और अपने तो इलाहाबादी आम, मलिहाबादी आम तो भाई बहुत ही फेमस है। लेकिन ये जो दोनों फल हैं भाई साहब, आपको कोई भरोसा नहीं कि आप एक स्वयं खा रहे हैं, अपने बच्चों को खरीद के ले जा रहे हैं, खिला रहे हैं। इसमें जो केमिकल मिलाया जा रहा है, जिसे पकाया जा रहा है, वो स्लो पॉइजन है। तो साहब आदमी खाए तो क्या खाए? इसे ये मजबूरी है। कुछ फल सबसे अच्छे, जैसे अमरूद को आप नहीं
किसी केमिकल से आप पका सकते हो, नेचुरल पकेगा। जामुन नेचुरल पकेगा। क्या बात है आपका तो ये कुछ फल ऐसे हैं जो आप, सेब में तो भाई साहब लोग एक कहावत ना, सेब पे मैं एक डॉक्टर के रूप में कहना चाहूंगा, ये सेब अंग्रेजों का फल है भाई साहब, हमारा फल है ही नहीं, और सेब में कुछ नहीं है। अब आपने चूंकि सेब की बात की, लग कहते हैं कि 1 एप्पल सेब हम लोग बहुत अड्डे खाते हैं। ये भ्रम है। मैं आपके इस भ्रम को आज तोड़ना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसलिए तोड़ना चाहूंगा कि हम देखिए भारतीय हैं जी सेब हमारा फल नहीं, सेब हमारे यहाँ का है नहीं, सिर्फ कुछ पहाड़ों में होता है, चलिए हिमाचल प्रदेश कश्मीर में, जी बाकी अंग्रेजों का फल है, क्योंकि उनके यहाँ बस यही एक फल ठंड के मौसम में होता है। हमारे यहाँ तो मौसम प्रकृति ने इतना सुंदर कर रखा है कि सारे मौसम यहाँ मिलते हैं। महोदय कहावत है एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, ये उन लोगों ने बोला, जबकि जो अमृत फल है वो 2 हैं। अच्छा जिसको अमृत फल आज भी आप गूगल में डालिए, सेब नहीं आएगा, तीसरे चौथे नंबर पे सेब आएगा। अमृत फल पहला है आंवला और दूसरा है अमरूद। आंवला तो कोई खाता नहीं जल्दी। कहाँ ये, क्योंकि अपने यहाँ बहुत ज्यादा है तो हम वैल्यू नहीं देते ना महोदय। फिर तीसरे नंबर पे आम है। सेब का कहीं नाम नहीं आता, गूगल में डाल के देखिए, बहुत पीछे। जो उसके न्यूट्रिएंट हैं, जो उसके विटामिन हैं, जो उसके एंटीऑक्सीडेंट हैं, सबसे ज्यादा विटामिन सी, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आंवले में है। बीमारियों से भी दूर रखता है, चेहरे का ग्लो बना के रखता है, उम्र घटा के रखता है। इन सब के साथ साथ सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, आपके स्ट्रेस को भी सबसे कम रखता है। सर मैं अब एक प्रश्न बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहूँगा कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी स्वस्थ और फिट रहना चाहता है। ऐसे में वो क्या करे और आप उन्हें क्या सलाह दें कि वह स्वस्थ और फिट दोनों रह सके? देखिए, स्वस्थ और फिट रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनमें से जीवन में 3 पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आज के समय के अगर हम देखें तो आप, पहला पार्ट है कि खूब सोएं। उल्टा बात करते हैं, थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। जिस बच्चे बहुत परेशान हैं, बाकी लोग बहुत परेशान, खूब सोएं, पर्याप्त नींद 6 से 8 घंटे रिचार्ज होने के लिए। खूब खेलें शारीरिक वाला खेल। मैं वो मोबाइल वाला गेम की नहीं, बैठ के वाला गड्डी वाला गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक गेम इतना खेलें कि थक जाए, खूब पसीने हो, चाहे 1 घंटे में चाहे 4 घंटे में। और फिर जो बचे समय उसमें खूब पढ़ें या खूब काम करें। अगर आप इस सिस्टम को भी अपनाते हैं तो 24 घंटे देखिए आपको जीवन में हर किसी के हैं। आप कितना सोएंगे? 6 से 8 घंटे, पर्याप्त नींद आपकी हो गई। कितना घंटा खेल लेंगे महोदय आप? 2 घंटे से 4 घंटे। आपने चलो 4 घंटे खेल लिया, प्रसन्न हो गए, तो कितने? 8 4 12 घंटे, 12 घंटे बचे। 12 घंटे महोदय अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 घंटे चलिए फ्रेश होने में, बाकी नाश्ता पानी खाने में, फिर भी बचे 10 घंटे। 10 घंटे में बंधु अगर आपने 8 घंटे मन लगा के पढ़ लिया, आप किसी भी ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। बट आप प्रसन्न रहें, उसके लिए खूब सोना है, खूब खेलना है। रही तीसरी खाने की बात कि भोजन हमारा क्या हो। भोजन बंधु हमेशा आपका भोजन एक तो संतुलित हो, साधारण हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, घर का हो, बहुत जरूरी। उसके साथ हाइजीन बहुत अच्छा हो। साधारण, नेचुरल और हाइजीन की जगह पर सीधा सीधा बताइए क्या खाना चाहिए? संतुलित, बिल्कुल। आप रोटी चावल दाल सब्जी घर का खाएं। हर तरह के हैं। रोटी चावल दाल सब्जी, जो आपका दूध और दही है घर का, ये इतना पर्याप्त भोजन है आपकी फिटनेस के लिए कि आप उससे ज्यादा और कुछ सेवन की जरूरत नहीं। आप नॉन वेजिटेरियन आप ले सकते हैं, आप अंडे लेते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। सर जब आप फिट रहने के लिए, खेलने के लिए कहते हैं, तब हमें यह ख्याल आता है कि जब तक हम खेलेंगे उस 2 घंटे में हम कुछ कमा लेंगे, क्योंकि रिक्शे वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक सब व्यस्त हैं, कोई आज के समय में फ्री नहीं है। तो ये जब ख्याल आता है तो कैसे मैनेज करें? देखिए, अगर यदि आप फिट हैं तो आप अच्छा कार्य कर सकेंगे। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप जो कार्य 2 घंटे का है उसे भाई साहब आप 8 घंटे में करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप मैं बताऊं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतने फिट हैं इस उम्र में भी
कि वह अपनी पूरी दिनचर्या को कितना बढ़िया मैनेज करते हैं और सारे कार्य करते हैं। फिटनेस आप इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि एक छोटा सा कंट्री न्यूजीलैंड अभी फाइनल में इंडिया से बच रहते रहते हार गई, वरना तो वो हिला रखी थी, सबसे जीत रही थी। भाई साहब, मालूम है उनकी जनसंख्या कितनी है, वहां की फिटनेस कितनी अच्छी है। वहां की जनसंख्या आपके प्रयागराज से भी कम है। उनकी जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है और हमारे देश की 150 करोड़। बिल्कुल, कहाँ 55 लाख जनसंख्या और कहाँ 150 करोड़। प्रयागराज की आज जनसंख्या 65 लाख के ऊपर चल रही है। लेकिन फिटनेस की बात करें तो वो क्रिकेट में भी आगे, वो फुटबॉल में भी आगे, वो भाई साहब ओलंपिक गेम में भी आगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फिटनेस के लिए आपका अपना टाइम मैनेजमेंट, सबको 24 घंटे है। खूब सोना, खूब खेलना, खूब काम करना, प्रसन्न रहना, प्लस इन सब के साथ आपका डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित डाइट लें और उस डाइट के साथ आप अपने हाइजीन का बहुत ध्यान दें। सर, आप इस पूरे पॉडकास्ट में कई बार बोल चुके हमारा खान पान, हमारा डाइट, इस वजह से बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये पूछना चाह रहा हूँ, आज के समय क्या खाए आदमी कि जिससे वह स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर रहे, मोटापा से दूर रहे? देखा भैया, अगर ये बात कहा था का खाई, हर मरीज पूछा था ना, हर मनई है पूछा था, तो बहुत सिंपल है। साफ, स्वच्छ, संतुलित और सादा भोजन सबसे अच्छा है आपके शरीर के। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपनी बीमारियों का इलाज यूट्यूब पर और इंटरनेट पर खोज रहे हैं। कई बार ऐसे तो क्या आपने भी ऐसे पेशेंट देखे, और क्या इन सब चीज़ों की वजह से जब वो खोजते हैं तो उनकी स्थिति कुछ और बिगड़ी? ऐसा कोई केस आपने देखा? हाँ, देखिए, एक्चुअली में अगर यदि आप इंटरनेट पे जानकारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह आज जो मोबाइल, जो इंटरनेट है, जो ये AI है, ये आपके हाथ में ज्ञान का भंडार दे दिया है। लेकिन इसका सही और संतुलित उपयोग बहुत जरूरी है, सही और सटीक उपयोग। बिल्कुल वैसे ही आप समझें कि जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में 100 बच्चे हैं और सभी बच्चों को वह किताब, वह चैप्टर दिया जाता है जी। हर बच्चा पढ़ के उसका अलग अलग अर्थ निकालता है। बिल्कुल। और अलग अलग उसको नंबर मिलते हैं, अलग अलग फिर उसको नौकरी। तो हम जो इससे जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो कितना सही अर्जित कर रहे हैं। मेडिकल की बात अगर आप करें तो मेडिकल में बंधु किसी भी चीज के लक्षण अलग होते हैं। लक्षण एक पार्ट है, उसके लक्षण के आधार पर उसका साइन अलग पार्ट है, उसकी जांच अलग पार्ट है, तब इंटरप्रिटेशन करके डॉक्टर उस नतीजे पहुंचता है। आप सिर्फ गूगल या चैट जीपीटी से पूछ के वो आपको एक मोटा मोटा बेसिक जानकारी देगा, उसके आधार पर अगर आप इलाज करने का प्रयास करते हैं तो आप फंस जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी एक पेशेंट पिछले महीने ही आया और वो पिछले लगभग साल भर से अपने दादा का एक इलाज कर रहा था कि उनको लैट्रिन में खून जाता था दादा को। अच्छा। और उसने ये डाला तो तुरंत ही आया कि ये बवासीर होगा, तो ये दवाइयाँ चलती हैं और ये आपको पेट साफ होने के लिए देना है। वो दे रहा था, तो कभी आराम हो गया, कभी ना हो, कभी हो गया, कभी ना हो। बंधु फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, लोग लाद करके इमरजेंसी में ले आए। यहाँ ब्लड जांच कराया तो 3 ग्राम खून बचा हुआ था शरीर में, ब्लड चढ़ाया और जब दूरबीन डाल के जांच किया तो पता चला गुदा द्वार में कैंसर था और वो ब्लीड कर रहा था। तो गुदा द्वार से कम 10 कारण है खून बहने का जी। और आप उस चैट जीपीटी से सिर्फ एक चीज उसने आपको, अच्छा उसने सब लिखा, चैट जीपीटी में सब आएगा। आप अगर ये सही सटीक सवाल डालेंगे, एक होता है आजकल कहते हैं प्रॉम्प्ट, आप अगर सही प्रॉम्प्ट उसको देंगे तब वो कारण बताएगा। आप अपने काम का चीज पाइल समझ लिए, अब उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आएगा, रेक्टल अल्सर आएगा, क्रॉस डिजीज आएगा, ढेर सारे टेक्निकल शब्द हैं, मतलब टेक्निकल बीमारियां हैं। वो डॉक्टर समझेगा ना, आप कहाँ समझ पाएंगे। सर, ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट के अंदर ही, शरीर के अंदर ही कॉटन या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर ही छोड़ देते हैं। तो क्या आप भी एक सर्जन हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई, और आप ये जो अंदर ही छोड़ देते हैं इसको कितनी बड़ी गलती मानते हैं? देखिए, एक्चुअली में कोई जानबूझ करके तो बिल्कुल ही नहीं करता यह चीज़, कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा हो, बट यह एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, यह मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाता है। और
किस्मत से और जागरूकता से अपने साथ तो ये आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हम इतने जागरूक रहते हैं और अपनी टीम को इतना ट्रेन करके रखते हैं। उसे हम 3 स्टेप पे मॉनिटर कराते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जितने भी बैंडेज कॉटन यूज किए जाते हैं, जो कॉटन, उसमें एक लेड का गाइड वायर होता है कि अगर यदि वो कहीं भी उसमें छूटता है तो एक्सरे कराएंगे तो दिखाई देगा, तो तुरंत पहले ही दिन पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है, पहला चीज। दूसरा, 3 स्टेप में सर्जरी के पहले एक पूरा सर्जिकल चेक लिस्ट होती है कि कितने सामान आपने लिए। ये एक नर्स पेपर लेके खड़ी होती है सर्जरी के पहले ओटी में, और वो बोलती जाती है, सीनियर नर्स उसे क्रॉस चेक करती है। फिर सर्जरी के दौरान पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है कि उसने कितने सामान दिए, और सर्जरी के उपरांत जब पेट बंद करने के पहले अगर यदि चीरे द्वारा ऑपरेशन हो रहा है तो फिर से रीचेक होता है कि हाँ सारे सामान हमारे उपलब्ध हैं कि नहीं। जैसे कहीं कोई घूमने जाता है 100 लोगों की टीम के साथ, तो चेक करता है कि हाँ भाई सारे मुंडी हैं कि नहीं, तो उस तरह से चेक होता है। इतनी जिम्मेदारी। सर, इसी से जुड़ा मैं एक प्रश्न ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर डॉक्टर इतने जिम्मेदार होते हैं, ओटी में होते हैं, फिर भी ऑपरेशन के दौरान शरीर में कैसे कॉटन या इंस्ट्रूमेंट कैसे छूट जाता है, किन कारणों से? देखिए, बहुत तनाव होता है ऑपरेशन थिएटर में, बहुत तनाव। और जब आप किसी का पूरा पेट खोल के ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने सामान, इतने औजार, इतनी चीजें होती हैं बंधु, कि निश्चित रूप से अगर उसमें तनिक भी किसी भी समय मिस्टेक हुआ तो चीजें यह हो सकती हैं। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें उठाना पड़ता है। पेट एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, आपकी जितनी लंबाई है, आप लगभग 1.5 मीटर लंबे होंगे, लगभग आपकी लंबाई 5.5 फीट है। आपको पता है आपके अंदर पेट कितना लंबा है? हमारी आंत कितनी लंबी है? हमारी आंत बंधु 9 मीटर, यानी कि जहां हम लोग बैठे यहाँ से 3 तल्ला बिल्डिंग के बराबर 30 फीट लंबी आंत है। वो यहाँ पे ऐसे पड़ी है, आप उस पूरी आंत को यूं बाहर निकालते हैं। अभी कल ऑपरेशन कर रहे थे, उसकी आंत फट गई थी टाइफाइड से, और आंत में छेद कहाँ था वो ढूंढने में मुझे लगभग कम से कम 1.25 घंटे लगे। अरे बाप रे। तो पूरी आंत निकाल के एक एक जगह उसे ढूंढना, और ढूंढ करके उस जगह को बंद करना, सील करना, फिर पूरे पेट में अंदर। तो 30 फीट लंबे पाइप को मोड़ के इस पेट के अंदर डालना, पूरी भाई साहब पूरी दुनिया है ये। अच्छा, तो आप निश्चित रूप से बहुत कठिन। साथ में लीवर है, साथ में गुर्दा है, साथ में स्प्लीन है, साथ में बच्चेदानी है, महिलाएं हैं तो, या पुरुष हैं तो बाकी पेशाब का थैला, तो सब कैविटी है ये बड़ा सा, ऐसा नहीं है। तो यह मिस्टेक संभव है, बट रेयरेस्ट, होना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। सर, आंत किन कारणों से फटती है और कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आंत फटना जो शब्द है उसे हम इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। फटने का जो प्रमुख कारण है, हमारी आंत एक पाइप नुमा है। पाइप में जो आप भोजन करते हैं उसे यहाँ से नीचे जाने में पूरा पचना, एक पूरा मशीन है जो पूरा भोजन को पचाता है, और जो हमारे अच्छे तत्व हैं पूरे खून में दे देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये पूरा 36 घंटे लगता है। इस आंत में अल्सर बनने का बहुत डर होता है। सबसे जो प्रमुख कारण है हमारा भोजन है, हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव। अगर यह है तो बहुत एसिड यहाँ निकलता है, यहाँ हमें पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, जिसे कहते हैं अल्सर। अगर उसका समय भी इलाज नहीं किया तो वो फट जाते हैं। दूसरा हमारा टाइफाइड अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को बुखार चल रहा है तो टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में अल्सर बनाता है, और अगर आपने सही सटीक दवा नहीं किया तो आंत फट जाएगा। तीसरा हमारा टीबी हमारे आंत का अगर टीबी है उसमें अल्सर बनता है। चौथा कैंसर। तो ये कुछ प्रमुख कारण है हमारी आंत का। इसके जो प्रमुख लक्षण है कि एकाएक हमें पेट में इतना तेज दर्द होता है, पूरे पेट में लैट्रिन भर जाती है। अगर आपने समय पे तत्काल इलाज नहीं कराया तो यह यहाँ पे जो जहरनुमा जो बना वो खून में जाता है, हमारा दिल फेल, हमारा फेफड़ा फेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाता है। क्या कभी ओवर दवाइयों के डोज से भी आंत फट? बिल्कुल। ड्रग इंड्यूस भी बहुत कॉमन है कि अगर दवाइयाँ आप बिना डॉक्टर की निगरानी में दर्द की दवा ले रहे हैं, या हार्ट की दवाई, किसी को टाइफाइड नहीं है लेकिन डॉक्टर उसने टाइफाइड की दवा ले ली, नहीं, देखिए तत्काल 2, 4, 6, 7 दिनों में कुछ नहीं होता। लंबे दिनों से अगर आप दर्द की दवा खा रहे हैं, लंबे दिनों से, जैसे हार्ट का हाइकोस्प्रिन एक दवाई होती है जो यहाँ अल्सर बनाती है, तो अगर लंबे दिनों से आप कोई दवा खा रहे हैं तो अल्सर बनता है, उसमें भी आंत फट जाती है। सर, एक सवाल है जिसको मैं और मेरे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में जब भी दिखते हैं मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लाजवाब अंदाज रहता है आपका, जबकि आपके यहाँ बहुत सारे बेड हैं, बहुत सारे गंभीर पेशेंट भर्ती होते हैं, तमाम टिपिकल चीज़ों से रोज़ आप सामना करते हैं,
बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, घर परिवार, इतने बड़े हॉस्पिटल, 500 से अधिक स्टाफ को सैलरी देना, एक बड़ा बर्डन आपके सिर में मुझे साफ दिखाई देता है। उसके बाद भी आपका चेहरा यूं चमकता और मुस्कुराते रहते हैं, कैसे करते हैं सर? देखिए, एक्चुअली में जब आप किसी का जीवन बचाते हैं ना, जब आप कोई कठिन ऑपरेशन करते हैं ना, तो आपका चेहरा अपने आप चमकता रहेगा, आप अपने आप प्रसन्न होंगे। तो प्रतिदिन हम इम्तिहान देते हैं इंसान का जीवन बचाने के लिए, और भी बहुत कठिन ऑपरेशन, कठिन इलाज। आईसीयू में मरीज भर्ती है, जिंदगी मौत के बीच में है, और जब उसकी जान बचती है, एक कोई पता चला कि बहुत गंभीर एक्सीडेंट आया और आप उसकी जान जब बचाते हैं, तो पूरे टाइम प्रतिदिन यह कार्य होता रहता है। तो आप जब इतने अच्छे रिजल्ट के साथ होते हैं कि आज हॉस्पिटल के जो रिजल्ट है वो 95% प्लस है। अगर यदि 100 मरीज भर्ती है तो 95% मरीज ठीक होके जाता है। इतने नंबर तो कभी मुझे इम्तिहान में नहीं मिलते थे, और शायद इन लोगों को जीवन में मिलते होंगे। तो इतना अच्छा जब रिजल्ट आपको मिलता है, प्रभु देते हैं या आपकी टीम इस रिजल्ट देती है, तो आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। और उसके पीछे रीजन यह है कि आप बहुत पॉजिटिव मन से कार्य करते हैं। इवन हकीकत यह है कि मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, और डबल ड्यूटी पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, 2 शिफ्ट में। मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह 9:30 से शुरू होती है, और पहला शिफ्ट मेरा 4 से 5 तक चलता है। मैं 5 से 6 के आसपास सब काम ओपीडी और राउंड पूरा करने के बाद तब जाके लंच करता हूँ, और शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक फिर मेरी ऑपरेशन चलता है। 12 से 1 फिर पूरा राउंड लेके फिर घर जाना। तो डबल ड्यूटी है। किसी भी सरकारी या किसी भी दूसरे विभाग की तुलना में आप इतना कार्य करते हो और प्रतिदिन रिजल्ट देते हैं। इन सब के साथ बंधु कभी कोई छुट्टी नहीं लेते। मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, मुझे नहीं पता मेरी संडे क्या क्या। टोटल 156 छुट्टियां होती हैं सरकारी, लेकिन हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। हम होली के दिन भी इतना ही काम करते हैं, उतने मरीज देखते हैं, बल्कि और जिम्मेदारी से दिवाली के दिन भी, संडे को भी। तो मैं यूं देखिए तो मैं ट्रिपल ड्यूटी करता हूँ, दूसरों की तुलना में मेरा 3 गुना काम। प्लस बंधु इन सबके साथ इतनी टेक्निक काम की सीखी है कि आज स्पीड मेरी दूसरे सर्जन की तुलना में डबल है। एक बंदा वही काम 1 घंटे में करता होगा, तो वो ऑपरेशन मैं 15 से 20 मिनट में करता हूँ, तो 4 गुना स्पीड है। तो 20 सालों में 60 साल की उम्र के बराबर काम कर चुका हूँ। तो प्रसन्नता के 1000 आधार हैं, और ये रीजन है कि आप प्रसन्न हैं। आप ऑपरेशन में जब किसी बहुत कठिन सर्जरी को रोज करते हैं, उसका जीवन बचाते हैं, तो जो आपके हार्मोन है, जो एड्रेनालिन है, जो डोपामीन है, जो सेरोटोनिन जो सेक्रेट होता है ना, वो आपको प्रसन्न रखता है। तो प्रसन्नता आपके रिजल्ट से है। और इन सब के साथ रही विषय कि जैसे ही मौका मिलता है कि हमें अपने जो सामाजिक, जो आध्यात्मिक, जो हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं, वो जब हमें मौके मिलते हैं, तो उसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ उनकी पूरी सहभागिता कराते हैं। अगर यदि कोई भी आध्यात्मिक प्रोग्राम है, तो पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज एक साथ उसमें भाग लेता है। उसी तरह से अगर कल्चरल प्रोग्राम है, न्यू ईयर का है, तो ये उद्देश्य होता है कि हमारा वो सबसे नीचे का, जो हमारा जो स्वीपर है, जो सबसे नीचे का तबका है, वो उसमें सबसे पहले भाग ले, सबसे ज्यादा मस्ती करे, सबसे पहले वो डांस सीखे। इवन मेरे जो न्यू ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सबसे अच्छी सहभागिता हमारे उस वर्ग की होती है। तो उन सबको, पूरी टीम को इन्वॉल्व करने का हमेशा एक पॉजिटिव विचार रहता है। डॉक्टर साहब, आपकी इधर कई रील वायरल हुई, इसमें आप बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। तो इतनी कठिन पढ़ाई, इतना कठिन काम के साथ डांस की कला कहाँ से आप सीखे? देखिए, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मुझे डांस आता है। बट जब आप मस्ती, मुझे लगता है हर इंसान में गुनगुनाने की या झूमने की कला होती है, बस वो करता नहीं होगा, बस इतना ही होगा। और हम अपनी उस टीम के साथ मस्ती में कर जाते हैं। तो देखिए बंधु, बड़ी सिंपल सी बात है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। क्या हुआ? और ये बिल्कुल हकीकत है। तो आपका वो बचपना हमेशा बना रहना चाहिए, और बस उसी उद्देश्य के तहत वो चीजें हो जाती हैं और वो वायरल हुए, वो हमें पता भी ना चला कि कब वायरल हो। सर, मैं जब भी आपके हॉस्पिटल नारायण स्वरूप गया, तो एंट्री करते ही मुझे एक विशाल सा मंदिर देखने को मिलता है, जबकि आमतौर पर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो या तो मंदिर दिखता नहीं, या फिर कहीं कोने में कहीं छोटा सा मंदिर दिखता है। तो इतना बड़ा मंदिर इस कैंपस में बनवाने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य इसके पीछे?
देखिए एक्चुअली में मुझे लगता है हर किसी की बहुत आस्था है अपने, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत आस्था है अपने प्रभु के प्रति, जी। अपनी देवी देवताओं के प्रति। हमने अपने हॉस्पिटल का नाम भी नारायण स्वरूप रखा। अपने दो जो मेरे बहुत ही पूजनीय मेरे दो दादा हैं, एक हृदय नारायण, एक राम स्वरूप, दोनों का नाम जोड़ करके यह नारायण स्वरूप हो जाता क्या है। और मुझे लगता है कि वो ऊपर से हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। और जब नारायण नाम आता है तो ये होता है कि नहीं यार, प्रभु को मैं अवतरित करूं, श्री हरि नारायण विष्णु को। तो ये शुरू से था कि जैसे हम हॉस्पिटल बनाएंगे हम प्रभु को अवतरित करेंगे। हम लोगों ने इसीलिए हॉस्पिटल के अपनी एंट्री पे ही श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के साथ बाकी सभी देवी देवताओं का मंदिर स्थापित किया। और ऐसा लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना भी है कि प्रभु की सबसे ज्यादा आवश्यकता अस्पताल में है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी लोग, पीड़ित लोग, कष्ट में लोग अस्पताल में हैं। और अस्पताल एक मंदिर की तरह है, और यहाँ पे जब उनको आस्था और इलाज दोनों मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी रिजल्ट में फर्क पड़ता है। आपने जो मंदिर बनवाया, कभी आते जाते आपने देखा कि उस मंदिर में हमारे जो पेशेंट के तीमारदार हैं वो बेचारे रो रहे हैं या गुहार लगा रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, कुछ कभी देखा? बहुत बार ये होता है कि जैसे, और यह सचमुच है, ये सिर्फ आस्था नहीं है। बहुत बार मुझे खुद भी लगता है, और बहुत बार वो जब भी कष्ट में होते हैं और हम उनके कष्ट को, उनकी समस्या को नहीं हल कर पाते, उनसे कहते हैं कि मंदिर में जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करेंगे। सर, आमतौर पर कहा जाता है कि डॉक्टरों की जिंदगी बेहद व्यस्त होती है, लेकिन आप नियमित खेल भी खेलते हैं, आप डांस भी कर लेते हैं और त्योहारों को भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच यह सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए भैया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया कि अगर आप रियल में जीना चाहते हैं ना, तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है टाइम मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर यदि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सबके जीवन में देखिए 24 आवर है जी, और जीवन का जो वसूल है कि खूब अच्छे से सोना है, खूब खेलना, खूब काम करना है, तो आप ये सारे चीजें कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप काम भी कर लेंगे, आप मस्ती भी कर लेंगे, आप सारे जो सांस्कृतिक समारोह या कोई भी समारोह उसे भी अटेंड कर लेंगे। लेकिन अगर जो लोग आलसी टाइप होते हैं, जो उस तरह के लोग हैं, तो वो उनके पास हजार बहाने हैं, वो टाइम लॉस बहुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारे इवन हम तो कुछ भी नहीं, जो आप कह रहे हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो प्रेरित होते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, कि वो 24 घंटे में सब कुछ अपने शरीर के लिए योगा भी कर लेंगे, प्राणायाम भी कर लेंगे, सारी मीटिंग भी कर लेंगे, सारी बैठक भी कर लेंगे। पता चला अभी दिल्ली में और बिहार जाकर के भाषण भी दे आए, वापस आए, और सारा मैनेजमेंट। तो ये टोटल जो गेम है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का है, वो शेड्यूलिंग का है और मी टाइम का है। आपको अपने जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी है ध्यान रखना। कौन कौन? एक तो यह कि हम प्रतिदिन के हमारा शेड्यूलिंग बिल्कुल हो कि हम ये मेरे कार्य का समय है जी, ये हमारे भोजन का समय है, ये हमारे बाकी जो हमारा जीवन का दिनचर्या है कि हमें इतना समय अपनी फैमिली को देना है, इतना समय हमें अपने मीटिंग को देना, इतना कार्य को देना, और इतना हमें रेस्ट खुद को देना है, मी टाइम शरीर को देना। अगर ये शेड्यूलिंग आप प्रॉपर बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत होगी। सर, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी आप हेल्थ की तमाम बातें बता रहे थे। तो एक बहुत पॉपुलर संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, बताते हैं कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और उनको पर डे डायलिसिस कराना पड़ता है, लेकिन उनका जो चेहरे का तेज है, जो बोलते हैं, कहीं नहीं लगता कि इनके शरीर में कहीं इतना सा भी कोई दिक्कत है। तो ये एक चमत्कार है या एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मतलब इस सवाल का जवाब देके मैं भी बहुत प्रसन्नता महसूस करूंगा कि बहुत आवश्यक है। मेरे यहाँ प्रतिदिन लगभग 10 से 12 मरीजों की डायलिसिस चलती है और मैं अपने मरीजों को एक वीडियो दिखाता हूँ प्रेमानंद जी महाराज का। सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और यह एक चमत्कार नहीं, यह बल्कि भारतीय संस्कृति के तहत जीवन जीने की कला का एक जीता जागता उदाहरण है। यदि आप सदाचार का जीवन जीते हैं,
जी। उस सदाचार के जीवन में संतुलित आहार, संतुलित नींद, संतुलित बोली, संतुलित भाषा, आपका यह शरीर आपको निश्चित रूप से दीर्घायु करेगा। प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों गुर्दे खराब हैं, इनकी लगातार हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस होती है, लेकिन उसके साथ यह अपना डाइट इतना अच्छा रखते हैं कि उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल नहीं है। पानी यह 1 लीटर से ज़्यादा कभी नहीं लेते, फिक्स समय पे सो जाते हैं, फिक्स समय पे उठ जाते हैं। वाणी में देखिए इतना संतुलन है, ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देते, कभी भी गुस्सा होते ही नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो पूरे शरीर का जो जितने अंग हैं वो सब ऊर्जावान हैं, और डायलिसिस के द्वारा, मशीन के द्वारा इनका गुर्दा आराम से चल रहा है। तो अगर यदि आप सदाचार का जीवन जी रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक जीवन हुआ करता था, आज हम दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स में, मॉडर्न में और मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में पड़ गए हैं, उसकी वजह से सब दिक्कतें हो रही है। उस लाइफ स्टाइल को अगर आप अपनाएं, संतुलित भोजन लें कि कम मात्रा में, नमक बिल्कुल उसमें ना हो, पानी की मात्रा एवरेज हो, और साथ में समय पे अपनी दवाइयाँ लें और रेगुलर डायलिसिस कराएं, वो प्रमाण पे खुद कहते हैं, तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु जीते हैं। वो एक जीता जागता उदाहरण है, बहुत से मरीजों के लिए उदाहरण है। सर, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? क्योंकि आप एक चर्चित डॉक्टर हैं, आपके पास ना तो धन वैभव किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन लेकिन इस जीवन में सबसे बड़ी पूंजी किसे मानते हैं? जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है खुश रहना और खुश रखना, प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना। जीवन का वो एक सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा, अगर मैं एक डॉक्टर के रूप में कहूँ तो मुझे लगता है कि प्रभु का बहुत उपकार है, मतलब प्रभु की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया कि मैं लोगों का कष्ट को दूर कर सकूं, उनकी बीमारी को दूर करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और मैं सच कहूं तो जो मेरा मरीज है ना, मैं उसे देवता मानता हूं। उसको लेके आने वाला जो व्यक्ति है वो देवदूत, और मैं एक सेवक की तरह हूं। और मैं उस दृष्टिकोण से और इसी विचार से मेरी पूरी टीम काम करती है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का लगभग 18 साल का एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 महीने तक हमारे यहाँ कोमा में था। 1.5 महीने बाद उसने आँख खोली। 1.5 महीने तक लगातार वह बिस्तर पे था। नाक की नली से उसको भोजन दिलाना, यहाँ से ऑक्सीजन दिलाना, वो लैट्रिन पेशाब कर रहा है तो मेरी टीम उसकी पूरी सफाई कर रही है। प्रतिदिन उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके बाल ठीक कर रहे हैं, उसे सफाई कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं कि इन्फेक्शन ना होने पाए, बदबू ना होने पाए। और प्रतिदिन डॉक्टरों की टीम, जितनी टीम है, हर कोई अपना अपना कार्य कर। 1.5 महीने बाद उसने आँख खोली। तो ये जो सेवा का भाव इलाज के साथ जुड़ा है, वो शुरू से एक विचार है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मुझे लगता है कि मुझे, और इन सब के साथ सर्जन बनना, वो तो मुझे लगता है कि जो प्रतिदिन युद्ध से जो फौजी होता है ना, उनसे भी ज्यादा चैलेंज काम हमारा है। जी सर, आपका जन्म प्रतापगढ़ के रानीगंज जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। आज आपने शहर में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, कई हॉस्पिटल और संस्थान के साथ। लेकिन हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा? हम बचपन की बातें हैं तो बचपन की याद आती है तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बचपन जीवन का सबसे अच्छा पल होता है। भले ही वह अभाव में गुजरा हो, भले ही वह संघर्षों में गुजरा हो, लेकिन बचपन के दिन तो सबसे अच्छे दिन होते हैं। जो कि आप बचपना को छेड़ रहे हैं। मैं चूँकि प्रतापगढ़ रानीगंज तहसील भैसौना गांव का निवासी हूँ, और बंधु संघर्ष से जीवन शुरू होता है, लेकिन वो दिन भी बहुत अच्छे दिन थे, बड़ी मस्ती थी कह सकता हूँ। कैसा रहन सहन था आपका? रहन सहन तो बहुत, उस समय जैसे हमारे पूरे देश में उसमें गरीबी थी, पूरे प्रदेश में गरीबी थी। उत्तर प्रदेश उसमें बीमारू राज्य कहलाता था, बिल्कुल वो हालात। और मेरा गांव तो बहुत ही पीछे था, बहुत ही पीछे से तात्पर्य मेरे गांव 3 तरफ से सड़कें जो हैं वो 3 किलोमीटर दूर थी, मतलब बिल्कुल बीच में। वहां से अगर आना है सड़क पे तो आपको 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, वो भी मेड़े मेड़े, कोई सड़क नहीं हुआ करता था। कोई बीमार हो जाए तो लोग उसको खटिया पे लाद के ले जाते थे। और मेरा स्कूल हमारा 3 किलोमीटर दूर था, हम लोग पैदल जाते थे।
एक झोला में उसी में किताब होता, तो उसी में हमारा रुमाल में हमारा क्या होता था, रोटी और अचार होता था। रुमाल उस एक रुमाल, हाँ, रुमाल में रोटी अचार अम्मा उसी में डाल देती थी, कभी कोई गुड़ डाल देती तो वो बासी रोटी भैया शाम को रात को बना था, सुबह वाला उसमें डाल दी। और उसी में बोरा भी होता था जो बिछाने वाला। तो हम ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ भाई सब कक्षा 5 तक छत ही नहीं थी, पेड़ के नीचे हमारा स्कूल चलता था। एक कमरा था जहाँ से वो हमारे हेडमास्टर बैठते थे, और बारिश हुई नहीं कि तुरंत छुट्टी, लगा कि बादल आ रहे हैं तो छुट्टी, और स्कूल में गधेला की छुट्टी हो जाए भाई साहब तो कितना खुश होता था। तो आप समझ सकते हैं वो दिन भी हमारे थे, हम लोग ने बहुत मस्ती की है। स्कूलों में पढ़ के भी ऐसे डॉक्टर निकल सकते हैं? बिल्कुल, आपके सामने बैठे हो, निकलते हैं। न जाने कितने लोग, न जाने कितने हैं बंधु, संघर्ष से ही आप शक्ति पे पहुंचते हैं। देखिए, अभाव में आप ये सोचे, अभाव कभी आपके आगे बढ़ने के लिए बाधा नहीं बन सकता। ये हमारा बहाना है, ये हमारा बहाना है। मैं खुद ही बचपन में बहुत बीमार रहता था, मुझे भयंकर एलर्जी और अस्थमा और दमा होता था। आज मैं लाखों लोगों को का इलाज कर चुका हूँ, जाने कितने मरीजों का मतलब प्रभु इन हाथों से जीवन दे रहे हैं। और उसके साथ बचपना में वही सब किताब नहीं होती थी, स्कूल बहुत दूर होता था, तो पढ़ने की समस्या। मेरे घर के खुद के ये हालात थे कि पिताजी बड़ी मुश्किल से इतना बस कमा पाते थे कि घर का भोजन चल पाता था। और वो भी मैं करते थे पापा फैमिली में? कौन? पिताजी मेरे क्लर्क थे और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, बड़ी फैमिली थी। तो गांव के भी हालात ये थे कि वही सब गांव में अगर शायद कोई 1-2 घर 3 घर हो जिसके यहाँ साइकिल होती थी, तो उन्हें हर काम पैदल, बाजार भी जाना है तो 3 किलोमीटर पैदल, गेहूं पिसवाने जाना है आटा के लिए तो वैसे 1 किलोमीटर हम लोग सर पे लाद के ले जाते। आप लेके गए? बहुत सुबह वही सब हमारे यहाँ तो रूटीन था कि सुबह स्कूल जाए के पहले हमें गोरू के पहले चारा दे के गोबर उठा के खेत में फेंकना। स्कूल से आए के बाद हमारी ड्यूटी चाचा लगा देते थे, चाचा आए हुए हैं, बीमार हैं इस समय, चाचा हमारी ड्यूटी लगा देते थे कि आए के बाद गोरू चरावे जाए है, तो हम 2 घंटा गोरू चराते थे शाम को। गर्मी, ये अभी अब गेहूं अभी कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई में उसमें वैसे थ्रेसर नहीं होता था, तो हम लोग दवरी हाँकते थे, कोई बर्धा बांध दे और 7 दिन वो दवरी हाँके, 100 बार नंबर लागे, 100 बार हम हाँके तो 100 बार हमारे चाचा हम उम्र रहे उनका वो हाँके। और उस समय भी जब बर्धा जो है वो अगर गोबर करने लगता था तो आपको हाथ से वो उठा करके हटाना होता था कि आदमी गिरने ना पाए। तो वो दौर भी बट मस्ती के दौर, खेल के लिए कोई साधन नहीं, तो हम लोग कपड़े का जो पुराने लत्ता बोलते हैं उसी से सिल करके हम लोग गेंदा बनाते थे और डंडे से खेलते थे। पेड़ पे वो पति पतंगल होता था, छुपा छुपाई होता था, गुरु चरावे गए तो वहीं पे खेल का मौसम हो गया कि भाई अखाड़ा कूदेंगे खेत में। तो वो बहुत मस्ती भरे दिन थे उस समय, बहुत, इसलिए मेरा गांव से बहुत जुड़ाव है। मैं हर प्रोग्राम में गांव जरूर जाता हूँ। सिस्टम बना दिया है, सिस्टम बन गया है, दिवाली के एक दिन पहले पूरे गांव में प्रोग्राम होगा और पूरे गांव के सारे लड़के जो जहाँ हैं हर जगह से इकट्ठे होंगे, और होली के एक दिन बाद पूरी होली मनाई जाती है, होली मिलन होता है, प्लस सारे प्रोग्राम में पहुँचो। मतलब वहाँ मुझे लगता है कि मेरा, और मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कि कम से कम उनको ये पता हो कि भाई गेहूं जो है कौन सी पौधा है, आलू कहाँ उगता है, धान जो खा रहे हो कौन, नहीं पता। मुझे खुद आश्चर्य होता है जब मैं अपने इन लड़कों को लेके जाती, इसलिए ले जाके दिखाता हूँ। इसलिए मैंने गांव में अपने ये सब अभी तालाब बाग वगैरह सब डेवलप कराए, बहुत अच्छे दिन थे। तो उसको हम वो नहीं कह सकते, लेकिन तब यह हालात थे कि जैसे होता नहीं कि मेढक ना बंधु, जो तालाब में है तो उसको लगता है कि वही समुंदर है। तो हम लोग को भी लगता था कि यार हमारा गांव, कभी शहर आना नहीं हुआ था, हमें लगता था हमारा गांव ही सबसे अच्छा गांव है, क्योंकि हमने उतना ही देखा था। तो वहाँ से शहर आए, कक्षा 8 के बाद 9th में यहाँ एडमिशन लेने आए, तो वही सब किराए के मकान में पिताजी रहते थे, वहीं हम लोग रहे। यहाँ एडमिशन के लिए आए तो पता चला कि यहाँ पहले ही जो एंट्रेंस दिया KCI में, उस समय यहाँ का कर्नल इंटर कॉलेज सबसे फेमस था, फेल हो गए एंट्रेंस में, एडमिशन ही ना भर, GIC में हम फार्म ना भर पाए डर के मारी कि इतना कठिन, बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन पिताजी KP इंटर कॉलेज में कराए। अच्छा, वहाँ कहानी ये थी बंधु, बाप रे, मतलब एक टीचर कैसे 4 सब एडजस्ट, यहाँ आके और बुरा फंस गए, बिल्कुल फंस गए थे कि उस स्कूल में ये हाल था कि एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ावें, 8 घंटा में 2 लेक्चर हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तो हम लोग घूंघट रही, अधिकतर लड़के सब खेल रहे हैं, सब बिगड़ैल हो रहे हैं, तो लगे कि यार हम तो ख्वाब देख के आए थे कि शहर जा रहे हैं पढ़ने, यहाँ तो क्लास ही नहीं चल रहा है। और फिर क्लास की ये कहानी कि गुरुजी ये बोले कि हमारा कोचिंग में आओ,
ट्यूशन में आओ, इतना पैसा नहीं था, किराए के मकान में रहना और कहाँ से पढ़ पाते। बट इंटर में हम 2-3 दोस्तों की बड़ी दोस्ती हुई और हम लोग फील्ड में बैठ के पढ़ते थे। और फिर उस कॉलेज से इंटर में बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, बिना नकल के सब मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, टॉप किया उस कॉलेज में। 2 ही लड़के फर्स्ट डिवीज़न आए थे, उनमें से एक मैं था और मेरे नंबर जो थे वो 60.4% थे, 60.8, 304 नंबर। उसमें इंटर शायद हमारा 500 नंबर का होता था जी, यूपी बोर्ड में। और हाई अभी भी 500 ही का होता है। अभी 500 था यूपी बोर्ड। हाँ, और 600 नंबर का हाई स्कूल में भाई साहब ये हाल तक कोचिंग ट्यूशन मिला नहीं। शहर में आए थे हम, मैथ में फेल हो गए थे, गेस नंबर से पास। मुझे 28 नंबर मिले थे और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश में खूब नकल मिल गया था। सेंटर गया था मेरा एग्लो बंगाली में और वैसे वहाँ खूब नकल किया। सबसे ज्यादा नंबर मुझे इंग्लिश में मिले। बताता नहीं है नकल किए, जो नकल तो अकल चाहिए ना भाई साहब। आप भारत देश वाले तो सब नकल में आ गए, भारत वाले, चाइना वाले तो इसलिए तुरंत प्रोडक्ट बनाते हैं, मामला मिल जाए हमको। नकल करने के लिए अकल चाहिए, ऐसा नहीं है वो वाला नकल नहीं कि बस वैसे आपको बस वो नकल करना मतलब सीखना है, वो वाला पास होने के लिए नहीं। उसको मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। और लेकिन मेरे साथ ये बड़ा मजेदार था कि मैं सेकंड डिवीजन यहाँ पे पास हुआ गांव में, जबकि मैं बहुत तेज था गांव में, माना ये था कि सबसे अच्छा लड़का है, कुछ करेगा। यहाँ स्कूल में फेल होते होते बचा था। इंग्लिश में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे। पिताजी ने देखा, बोले अरे इंग्लिश में बहुत नंबर है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नकल किया, मैं करताब खा जाऊंगा। देन फिर इंटर में बंधु अच्छे नंबर आया तो जोश आया जी, फिर लगा कि फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ 1 साल के बाद, बड़ी मुश्किल से फिर पिताजी मुझे फर्स्ट ईयर बीएससी किया। बीएससी में बहुत अच्छे नंबर आए। फिर 1 साल बाद मुझे कोचिंग ज्वाइन करा पाए मेडिकल का, वहाँ से फिर तैयारी की, सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिना छत के स्कूल से पढ़ के आज देश में नहीं वर्ल्ड में बहुत बड़ा ऑपरेशन करके 2 किलो का स्टोन निकाल करके आपने इतिहास रच दिया। तो मैं एक प्रश्न का उत्तर जरूर जानना चाहूँगा उन तमाम मम्मीज़, खासतौर से पेरेंट्स में, जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए वो सारी सुविधाएं देना चाहती हैं, चाहे उनके लिए उनका घर बिक जाए, उनका खेत बिक जाए, और वो परेशान रहती हैं, चाहे वो फैशन की लिहाज से हो, चाहे वो उनके प्रेम वश या आगे बच्चे को पढ़ाने वश के लिए हो, लेकिन वो बहुत परेशान रहती है और उनको लगता है कि अच्छी सुख सुविधाएं देंगे, अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग देंगे, तभी हमारा बेटा या बच्चा सफल हो पाएगा। आप उसके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण हो। तो क्या ये बच्चों को अच्छा बनाने के लिए सुख सुविधाएं, अच्छी कोचिंग, अच्छी क्लास देना जरूरी है या ये मात्र फैशन है? नहीं, देखिए, सुविधाएं देना एक अच्छी बात है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उसको विचार दीजिए, इच्छा शक्ति दीजिए कि मुझे ये करना है। अगर आपने इच्छा शक्ति पैदा कर दी या उस बंदे में इच्छा शक्ति विकसित हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अभाव संसाधन कभी आपके प्रगति में बाधा बन ही नहीं सकते। और इसके लाखों उदाहरण है, लाखों उदाहरण। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे जीते जागते उदाहरण है, और उनसे बड़ा तो कोई त्याग की मूर्ति है ही नहीं। उनसे बड़ा मुझे लगता कोई राजा नहीं हुआ होगा। तो विषय अगर आप इच्छा शक्ति पैदा करिए अपने बच्चे में कि वो खुद से पढ़ना, डांट डपट के नहीं कि बेटा पढ़, बच्चे पढ़ते रहो, अच्छी कोचिंग दिलाऊंगा, कार दिलाऊंगा, मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, मोबाइल दिलाऊंगा, ये ना। इच्छा शक्ति कि बेटा मुझे ये बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक सफल इंसान, एक सज्जन इंसान बनना है कि मेरे कर्म, मेरी वाणी, मेरे कार्य से किसी को नुकसान ना हो और मैं खुद के प्रगति में, परिवार की प्रगति में, अपने समाज, अपने देश की प्रगति में माध्यम बनूं। सुख सुविधाओं से ज्यादा जरूरी इच्छा शक्ति पैदा। अगर यदि आप में इच्छा बन गया कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे प्रगति पे मुझे ये करना है, तो आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर तो कितनी भी सुविधा आपको दे दिया जाए बंधु, आप भले राजा के यहाँ पैदा हो जाओ, चांदी का चम्मचवा लेके पैदा हो जाओ, भाई साहब, वो कौनो काम का नहीं है, वो कौनो काम का। सर, आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनिया सिंह। हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, या यूं कहें कि आपको कहां से मिल गई है?
जो आपने कहा ना कहाँ से मिल गई यह भी एक्चुअली में मेरी एक खोज है वो। हाँ, मेरी वो खोज है और मेरी सफलता की खोज है वो। मेरी सफलता का सबसे बड़ा एक माध्यम है। जैसे आपने अभी पूछा ना कि मेरी जर्नी में मीडियम फैमिली का हूँ, केवल लो मीडियम फैमिली से रहा जी। और बिल्कुल गांव से आया, एक ऐसी फैमिली से जहाँ किताबें खरीदने को पैसे नहीं होते थे, जहाँ MBBS की पढ़ाई भी बड़ा मुश्किल था। यहाँ तक जब MBBS सिलेक्शन हुआ तो लोगों को लगता था कि कैसे ये पढ़ लेंगे। जब मैं MBBS के बाद हम लोगों ने PG की तैयारी करते हैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी रैंक आई मेरी, ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आई, यूपी में आई। मुझे इमीडिएट कानपुर में MS में एडमिशन हो गया मेरा सर्जरी में जी। तो जब मैं वहाँ था तब उस उम्र में हुआ कि यार शादी वादी भी करनी है, तो उससे पहले सिस्टर की शादी ढूंढा जा रहा था, उसे ढूंढ लिया। अपनी शादी की बात आई तो वहाँ पे यह जर्नी शुरू हुई कि यार ऐसी लड़की हो जो सबसे पहले मेरे परिवार के लिए सूटेबल हो, खानदानी हो, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, तो दूसरा मेरे घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर में जबकि बड़ा कॉमन है कि वो वहाँ पे वो किसी भी बिरादरी में उनकी शादियाँ हो जाती है, तो ये हुआ कि नहीं यार यहाँ मेरे घर में, अच्छा मैं घर का सबसे बड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ और बहुत हैं कि मैं जो करूँगा वही मेरे बाकी जनरेशन, मेरे पीछे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाकी लोग करेंगे। तो ऐसी लड़की हो जो मेरे माँ बाप भी एडजस्ट कर सकें, वो उनको संभाल सके, हमारे भाइयों को, हमारी जनरेशन को और हमें भी, मेरे प्रोफेशन को भी। उस सर्च, उस खोज में ढेर सारे मित्र आते रहे, लोग आते रहे। उनमें फिर ये था कि नहीं यार हाँ ये कानपुर में जब मैं PG कर रहा था, MS कर रहा था, तो उस दौरान ये MBBS कर रही थी। वार्ड में एक्चुअली में टीचिंग होती है, शाम को हम लोग को जूनियर डॉक्टरों को उनको पढ़ाना होता है जी। तो उनमें ये ग्रुप में आते हैं और पढ़ते हैं MBBS के जो छात्र होते हैं। तो ये वहाँ की कानपुर की टॉपर थी और बहुत तेज थी, तो कोई भी सवाल पूछूं तो पट्ट से जवाब आए। और फिर ये हुआ कि भी राजपूत है निकली, फिर हुआ कि यार संस्कारी भी हैं, पता किया बैकडोर से परिवार कैसा है, तो परिवार भी अपने से थोड़ा मैच खाता हुआ लगा। तो ये लगा कि नहीं यार परफेक्ट होंगी, क्योंकि मेरी माता जी भी अनपढ़ हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं बट बहुत तेज हैं, तो उनको ऐसी बहू चाहिए थी जो एडजस्ट कर सके। और मुझे ऐसी साथी चाहिए थी जो मेरे परिवार को भी समझे और साथ में मेरे करियर के साथ भी वो समन्वय बनाए। और उस खोज में ये मिली और आज नतीजा ये है कि मैं कह सकता हूँ कि हम डबल इंजन की सरकार की तरह हैं। 2 पहिए की हमारी गाड़ी और जबरदस्त दौड़ रही है, और उस 2 पहिए की गाड़ी पे बंधु 500 परिवार, उनका 500 परिवारों का 500 मेरी स्टाफ प्लस हैं, उससे ज़्यादा स्टाफ हो गए। लोग कहते हैं कि आपकी लव मैरिज है, लेकिन जिस तरीके से आपने कसौटी में कसा है अपने प्यार को, अपनी पत्नी को, तो ये क्या है? ये प्यार है या बहुत अच्छी खोज है? देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खोजी तो बनना पड़ेगा। आप यहाँ तो मैं घर नहीं, बिल्कुल सारा चीजें हैं। मतलब प्यार को आप अपने काम से प्रेम करते हैं ना। प्यार प्रेम तो भाई अपने परिवार से भी है ना, ऐसा थोड़ी कि अब एक और उस प्यार का ये पार्ट है। प्रेम सबसे पहले अपने करियर से, अपने भविष्य से, अपने फैमिली से जिसमें आप पैदा हुए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो नहीं दिखता कि छत्री हैं, टॉपर हैं, बहुत तेज हैं, हमारे परिवार के ये सब फिल्मों के डायलॉग हैं। प्यार अंधा नहीं होता, प्यार आजकल काट करके वो नीले ड्रम में भी डाल देता है भाई, उसमें मत जाइए। एक्चुअली में आप अगर यदि तनिक भी संस्कारी हैं और तनिक भी जिम्मेदार हैं तो आप इस चीज को जरूर ध्यान देंगे कि आप प्यार के, इस अंधे प्यार के चक्कर में आप उस प्यार को, उस माँ बाप को, उस भाई बहन को, उस अपने समाज को नहीं छोड़ देंगे। आपको ध्यान देना होगा। भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती, मुझे नहीं लगता। आजकल के बच्चे जो नस काट लेते हैं, टावर पे चढ़ जाते हैं। बहुत की इलाज किया है भाई साहब, अभी भी भर्ती है एक लड़का, अभी आपको दिखाता हूँ, 8 बार काट चुका है नालायक लड़का। मतलब उसको 2-4 बार तो मैं इलाज के साथ साथ 2-4 झापड़ दे चुका हूँ। उसकी अम्मा को भी समझाता ना, तो अम्मा कि तुम बिगाड़ रही हो उसको, और ले जाके। ये प्यार कैसा है? ये मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग है, ये प्यार नहीं है यार। इसे कैसे आप बोल सकते हैं कि ये प्यार है? ये मानसिक रोग है, ये प्यार नहीं कहलाता। प्यार का मतलब होता है कि आप जिम्मेदारी। ये सच्चा प्यार है।
एक्चुअली वो फिल्मों में है ना, एक्चुअली में आपने कभी देखा कि वो जो हीर रांझा थे, लैला मजनू में जो ऋषि कपूर थे वो 17 ब्याह की, मतलब उनकी इतने मतलब कहानियां हैं, पूछो ना। वो दिखाने का अलग है और खाने का अलग, कहावत नहीं है कि देखने का। तो फिल्मों के आधार पे हम देखिए बड़ी जल्दी हम बदल जाते हैं। हमारे साथ मेरे दीवाने वो पता चला हीरोइन कहाँ गई, वो कहाँ गए। तो अभी वो कबीर का कौन फिल्म आई, वो सब सैयारा देखिए, आजकल मॉडर्न प्यार का दिखाने लगा आज की। मैं देख रहा था मूवी हॉल में लोग रो रहे हैं। एक्चुअली में देखिए एक समय था जब फिल्में हमारे समाज की आईना थी। आज फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट और कमाने का जरिया है, लेकिन वो प्रोफेशन है। की फिल्मों में प्यार ज्यादा खतरनाक दिखाते थे। कई थी फिल्में, 2 बीघा, वो 2 आंखें 12 हाथ, वो कुछ अच्छी फिल्में होती थी। आज भी लैला मजनू की उदाहरण दिए जाते हैं। वो देखिए यार बंधु, आप यहाँ पे जो कहना चाहते हैं बहुत प्रेम है। निश्चित रूप से आज दोनों परिवार एक दूसरे के विकास में साधक हैं। आज उनकी फैमिली में 4 डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली में 9 डॉक्टर बने। क्या बात। हम दोनों के पहले डॉक्टर थे हम लोग। तो ऐसे बच्चे आते हैं, अभी आप बता रहे थे भी काटा बस बहुत आते हैं, बस फांसी लगा के आते हैं, जहर खा के आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, लड़के आते हैं। बार देख के क्या लगता है आपको उनको और उनके माँ बाप? पागलपन है। एक्चुअली देखिए उन्होंने संस्कारी होना होगा, माँ बाप को निगाह भी रखना होगा। बाकी एजुकेशन में भी आपको ऐसा पढ़ाना होगा कि आप जिम्मेदार बने, पढ़ाई कर रहे हैं जिम्मेदार बने, ना कि वहाँ लव करने गए। कोई पेशेंट ऐसा आता है कि मुझे उसकी याद में नींद ही नहीं आती? बहुत क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हमारी आदतें नकल करने की है ना, कि हमने फिल्म में देख लिया तो हम ऐसे हो गए, मोबाइल में देख लिया तो हम ऐसे हो गए। अरे नहीं भाई, जिन्होंने आपको पाल पोस के 18 साल 20 साल 25 साल बड़ा किया, आपको MS कराया, आपको MD कराया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, आप एक झटके में उन सारे कितने लोगों ने ख्वाब देखा आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके चाचा चाची, आपके भाई चचेरे, गांव के लोग, सब लोग, कि यार एक दिन ये पढ़ के अगर ये बनेगा तो कुछ सुधार करेगा। और आप एक झटके में किसी एक कम्मों के चक्कर में इतनों का दिल तोड़ते हैं। वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, ये गलत है। आप यहाँ संतुलित रखिए, जीवन को संतुलित रखिए। तो ये अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं ना, तो प्यार को भी खोज बनाइए। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिले जो आपको समझे, वो आप उसको समझ सकें, वो आपको आदर कर सके, वो आपको आदर करें, प्लस दोनों परिवारों का समझना। सबसे जरूरी आपके माँ बाप। आज भी मेरी माँ, आज ये हालत है बंधु कि मेरी धर्म पत्नी डॉक्टर सोनिया सेन मेरे परिवार में मुझसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, मुझसे ज्यादा मानी जाती हैं। माता जी को कुछ भी कोई दिक्कत होगी वो उनसे कहेंगी, कौनो देवर को कुछ भी चाहिए तो उनसे, कोई किसी भी ननद को, किसी भी जो है बहू को कुछ भी चाहिए, कोई भी समस्या उनको, मतलब वो मुझको लीड कर चुकी हैं मुझसे। मतलब लोग मेरे पास बाद में आएंगे, मुझसे किसी मदद को नहीं कहेंगे, उस स्थान को मेरी पत्नी ने ले रखा। लेकिन लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस कम होता है अरेंज मैरिज के हिसाब। तो जब आप सही वाला करेंगे भाई साहब, खोज वाला सही जीवन साथी ढूंढेंगे तब ना। जब आप पगला करके कूद जाएंगे, चेहरा पे चले जाएंगे भाई साहब कि बस एक झटके में, तो वहां तो आप फेल होंगे ना, औधे मुंह गिरेंगे। देखिए जो आपको कहने का मतलब सूरत से ज्यादा सीरत देखनी चाहिए। बिल्कुल, अंदर की सुंदरता तो भाई साहब वो बाहरी सुंदरता से कई गुना अच्छा है, कई गुना। सर, आपका जिस जिले में जन्म हुआ प्रतापगढ़, वहाँ की सबसे बड़ी शख्सियत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पूरे देश में विश्व में उनकी एक अलग पहचान है। क्योंकि आप भी एक बड़ी हस्ती हो गए हैं मेडिकल क्षेत्र में, तो कभी मुलाकात होती है आप दोनों से? और आप चूंकि एक ही जिले के हैं, तो कैसा संबंध है आप दोनों के बीच? देखिए मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और रेगुलर मुलाकात होती रहती है, रेगुलर बात होती है। हमारे ज़िले की पहचान है, हमारी मान है जी। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं फिर हमारे सम्मान है। और बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही पॉजिटिव नेचर, आए दिन फोन आता रहता है। और ऐसे तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन कोई क्वालिटी जो आपने देखी हो विशेष रूप से? सबसे ज़्यादा वो अगर उनके क्षेत्र का कोई मरीज आके भर्ती हो जाता है, हाँ, तो वो इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि उसके पूरे इलाज का कुशल क्षेम जानना, और आवश्यकता पड़ने पे वह उसकी आर्थिक मदद भी करते हो। अकेले मंत्री नेता हैं बंधु, सबके फोन आते हैं हम लोग के पास। हाँ। मतलब जितने भी हमारे प्रयागराज मंडल के सभी
लोगों के फोन आते हैं बिल्कुल कि मेरा फला भर्ती, मेरा फला भर्ती। अकेले वो शख्सियत हैं जो अपने क्षेत्र की क्या कोई मरीज भर्ती होता है उनका गरीब, बोलते होंगे कि इनका कम में कर दो। ना 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 ना, वो इवन अपनी जेब से अपने बंदे को पैसा देके भेजते हैं कि जाके जमा कर दो। अरे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप प्लीज ध्यान रखिएगा। वो इतने 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 मतलब इस चीज का ध्यान रखते हैं। प्लस इसके साथ एक और भी, उन्होंने ऑलरेडी लखनऊ में एक अपने घर के पास एक सेंटर बना रखा है। यदि किसी मरीज का, जैसे अगर हमने रिफर किया उनके क्षेत्र का है, उसको SGPGI में इलाज की जरूरत है, तो वो वहाँ अपने घर के बगल में वहाँ पे उसे 10 से 12 बेड को उन्होंने बना रखा है। वहाँ पे उसको रखते हैं, अपने 6-7 बंदों की टीम लगा रखे हैं, निःशुल्क वहाँ एम्बुलेंस रखा है राजा भैया ने, और उस एम्बुलेंस से वो SGPGI में भर्ती कराते हैं, उसका पूरा निःशुल्क इलाज होता है, फिर वापस आता है, वापस भेजते हैं अपने क्षेत्र में। क्या बात। तो ये बहुत अलग नेचर है, बहुत अलग नेचर है, जिसे मैं उस पॉइंट पे बता नहीं सकता। बाकी लोग तो दूसरे दृष्टिकोण से देखते होंगे, लेकिन ये उनका बहुत ही स्पेशल नेचर है। और मेरे जिले के तो मान है, शान है, मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह है, मेरे लिए आदरणीय है। आपकी जन्मभूमि भले प्रतापगढ़ थी, लेकिन आपने अपनी कर्म भूमि प्रयागराज बनाई। यहीं पे आपने हॉस्पिटल की शुरुआत की, क्योंकि एक समय था, अतीक अहमद का यहाँ पे बोलबाला था, और आपने तब यहाँ पर अपना स्टैंड अप भी शुरू किया था। अमूमन हम लोग पत्रकार हैं, देखते हैं कि जब भी कोई संस्था आपके क्षेत्र में होती है, वहाँ के विधायक वहाँ के सब रुतबा दिखाते हैं, रौब काटते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लेवल का माफिया था। तो कभी कोई सामना, कभी कोई दिक्कत परेशानियाँ होती थी आपको? देखिए, निश्चित रूप से एक वो समय था कि जब पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग सरकार हुआ करती थी, उसके साथ प्रयागराज, और फिर उस प्रयागराज में भी शहर पश्चिमी। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब यहाँ प्रैक्टिस शुरू हुआ तो मन में ढेर सारी ये तनाव तो रहते थे, वो संघर्ष के दिन तो हुआ करते थे। लेकिन जहाँ तक आप अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कभी भी, मतलब हम लोग कभी भी उन्होंने इस रूप से कोई बात आई ही नहीं। उन्होंने जब भी फोन किया अपने मरीज के लिए, तो बस यह कहते थे कि डॉक्टर साहब ये बेड पे ये भर्ती है, ये इनकी जो हो सके बस सहयोग कर दीजिएगा। मैं अतीक अहमद, हाँ नहीं, सीधे कि मतलब वो कोई उनका एक बंदा फोन, तो ना वो बंदा उनका फोन मिलाता था, वो कहता था कि भाई बात करेंगे। अच्छा भाई। हाँ, बंदा फोन मिलाया कोई तो बोलते थे कि भाई बात करेंगे डॉक्टर साहब। तो हाँ, बात कराएं तो भाई बोलते थे वो लोग, तो बस। और मेरे पे ऑलरेडी चूंकि किसी भी उससे कई बार हम लोग बैठ के बातें हो चुकी थी, कई बार वो मरीज देखने आते थे तो यहाँ पे मुलाकात हो चुकी थी, तो आवाज़ पहचानते थे। बट बड़े रेस्पेक्ट में, मतलब कभी ये लगा ही नहीं उनकी तरफ से, ये कभी भी दिक्कतें आई ही नहीं। हाँ, उनके नाम पे जरूर लोग जो है वो एक अलग जो ग्रुप उनका है, वो जरूर आकर के मैं उनका रिश्तेदार, मैं उनका फलाना, वो बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा कि इस समय तो हमारे योगी बाबा की सरकार है, अभी तो दौड़ रहा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है भाई साहब, और अभी तो जलवे। सर, आपको दूरबीन मास्टर कहा जाता है। जब ज़्यादातर डॉक्टर ओपन सर्जरी करते थे, उस समय आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में महारत हासिल कर ली। इतनी एडवांस सोच आपके अंदर कैसे आई? देखिए, एक्चुअली में बंधु, शुरू से किसी को ये पता नहीं होता कि उसका वो कहाँ जाएगा, क्या भविष्य होगा। बस उससे करते रहना चाहिए अपने प्रयास, एक ईमानदारी से। जब हम लोग MS कर रहे थे कानपुर से, तो उस समय तक ओपन सर्जरी का ही जमाना था जी। लैब सर्जरी, दूरबीन सर्जरी जस्ट आई थी। और जब लास्ट ईयर वहाँ से जैसे निकलने वाले थे, तो मशीन आई वहाँ, और हमारे गुरुजी, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन कर रहे थे, और हम लोग देख रहे थे कैमरे पे, मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था। तो बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बिना पेट खोले छोटे से छेद से दूरबीन डाल के आप पेट की बीमारी को दूर कर दें। तो वो बहुत ही प्रभावित कर रहा था वो विधि। नया नया उसमें आया था, सिर्फ मेट्रो शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में हुआ करता था। अपने प्रयागराज में भी सिर्फ 2-3 सर्जन्स के लोग कर रहे थे, बहुत महंगी मशीनें थी, तो बहुत ही प्रभावित कर रहा था। लेकिन वो ऑपरेशन करने में सर को 4 घंटे लगे। तो बड़ा जो आज का जो आज पित्त की थैली का ऑपरेशन गॉलब्लैडर में 15 मिनट में कर लेते हैं हम लोग, वो 4 घंटे तो मुझे बड़ा लगता था, यार इतना कठिन ऑपरेशन हम कैसे कर पाएंगे। हम लोग तो चीरे से भी अभी नहीं सीख पाए हैं पूरा। और फिर बट वो मन में रहा कि नहीं,
यार ये वाली सर्जरी चीज थी। हाँ, ये विधि अगर सीखें तो मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और स्पेशली हम गांव से आते हैं तो हमने देखा है कि गांव में कोई अगर किसी के एक बार ऑपरेशन हो गया, पेट कट गया और उसको पता चला खेत में भी काम करना है, बिल्कुल उसे गोबर भी उठाना है, उसे छठ गदेला भी पालना है, तो खाना भी पूरा बनाना है, तो उसके लिए वो एक बार पेट कट गया, पेट खोल गया, ऑपरेशन हो गया तो बहुत कठिन था। तो वो विधि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। उसमें दिल्ली गए। दिल्ली में जब एमएस करके आप जाते हैं ना तो आप यूजुअली सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं अधिकतर, बिल्कुल। जिसमें कि प्लास्टिक सर्जन, यूरो सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन। तो वहाँ तैयारी किया तो तुरंत मेरा प्लास्टिक सर्जरी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी, एक सर्जरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे और मेरा नेचर था कि नहीं यार, कम टाइम में जल्दी सर्जरी हो जाए। उस दौरान फिर मेरा वहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल है और मेरा लक अच्छा था कि उस समय डॉक्टर प्रदीप चौबे सर, जो कि सर्जन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम, आर नारायणन राष्ट्रपति थे हमारे, उनके वो सर्जन थे। तो उनके अंडर मुझे ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला। वो लैब के पॉइनियर है, वो गुरु माने जाते हैं भारत के जी। तो मुझे उनके अंडर में सीखने का मौका मिला और वो सर्जरी आधे घंटे में कर देते थे गार्डवेडर, बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो वहाँ से दूरबीन द्वारा सर्जरी सीखा और उस समय सीख के यहाँ आए जब इलाहाबाद में, तब यहाँ पे 2-3 सर्जन हमारे कर रहे थे रेस्पेक्टेड। हम लोगों ने यहाँ शुरू किया तो कोई हमसे दूरबीन से सर्जरी कराने को तैयार ही ना। अच्छा। ये बोले कि इधर चारों तरफ हर कोई चीरे से करता है, तो चारों तरफ ये हो कि दूरबीन से करिए तो पथरी छूट जाए, पूरा बीमारी ना निकले। मैं बड़ा परेशान कि यार तब पढ़ लिख के आए, मशीनों खरीद लिए, उसमें लोन लेके खरीदे भाई साहब, बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड मशीन खरीदे, वो लोन लेके कराने को तैयार नहीं हुआ। तो वही तो मैंने पहली जो गालब्लेडर सर्जरी की थी दूरबीन से 6,000 प्रमाणित करने के लिए कि हम भी कर ले। हम भी कर लेते हैं हम भी कर लेते हैं। नहीं तो उस टाइम 40,000 45,000 में जीवन ज्योति में और नाजरेत में होता था। सर, अगर आप तो डॉक्टर ना होते या ना बनते, तब आप जीवन में और क्या बनना चाहते हैं? अरे भाई देख, सोच के डर लगता है। बनने की अगर मैं बात करूँ तो मैं शिक्षक बनता, टीचर बनता, जो कि मुझे शिक्षक और टीचर बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि सीखना सिखाना मुझे लगता है जीवन का मूल मंत्र है। सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं, आप इतने अच्छे सर्जन हैं, आपके हाथों में जादू है लोग कहते हैं, तो ये कला, ये गुण किसी और, कोई और भी लेना चाह रहा हो तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कैसे आपकी टीम के साथ लग के वो सीख सकता है, या उसका प्रोसेस क्या है? ले नहीं रहा है, हम दे रहे हैं, हम देने को तैयार हैं, आप लेने आओ। अच्छा। हम देखिए उस विचार वाले हम लोग हैं। हमारे यहाँ ढेर सारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के भी छात्र, अदर जिलों के, अदर मंडल के भी बच्चे सर्जन्स आते हैं मेरी ओटी में, सीखते हैं यहाँ। क्योंकि आप जो है एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे सर्जन के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशिक्षक भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आप जो जिन चीज़ों को समझा देते हैं, सिखा देते हैं, बिना याद किए वो एकदम दिमाग में बात रह जाती है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बताइए। बिल्कुल एक्चुअली में देखिए, जब आप किसी एक अच्छी विधि को सीखते हैं और उससे खुद के साथ साथ आपके मरीज और आपके समाज का अगर भला होता है तो उस विधि का और प्रचार होना चाहिए। बल्कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी द्रविड़ परंपरा रही, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी विधि थी, एक समय बड़ा प्राचीन इलाज की विधि थी। लेकिन जितने आयुर्वेदाचार हुए, जितने वैद्य हुए, वो सीखे और बस अपने गदलवन या बेटवन के सिर्फ सिखाए, और वो विधि उसके बाद लुप्त हो गई भाई साहब। बिल्कुल। वो ज्ञान उनका वहीं तक सीमित रह गया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि छुपा के रखने से गुम हो जाएगा। आप मर जाएंगे, वहीं पे ज्ञान आपका चला जाएगा। अगर वो बांटे होते तो आयुर्वेद आज कहाँ से कहाँ पहुंचता। तो बंधु, अगर यदि हम दूरबीन से ये विधि सीख रहे हैं, लेजर से सीख रहे हैं, लेजर हमने जब अभी 3 साल पहले पायल से शुरू किया, लगभग 12-13 सर्जन यहाँ से सीख के जा चुके। और अब चीरे से जो है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि चीरे से बवासीर का ऑपरेशन नहीं होगा, अब दूरबीन या लेजर से ही होगा। वो इतनी तेजी से फैल रहा है। तो आप जब कोई अच्छी विधि सीखते हैं जो जिससे मरीज को भला हो, उसका प्रचार करना चाहिए, उसे और सिखाना चाहिए। आज 500 लोग, जो 500 यहाँ जो काम कर रहे हैं, उनमें से सब ट्रेंड थोड़ी है भाई साहब, सबने यहाँ सीखा है ना। कैसे कोई सीखना चाहता हो, आपकी टीम के साथ काम करना चाहता हो, आपके नीचे रह के काम करना सीखना चाहता हो, तो क्या प्रोसेस है, जरा बताइए। बहुत ईजी। यहाँ पे बाकी जगह पे सीखने का, ऑब्जर्वरशिप का फीस लेते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल फीस नहीं। मेरे यहाँ पूरी ओपीडी सिखाई जाती है, इमरजेंसी सिखाई जाती है,
हम अपने आईसीयू में पूरा वेंटिलेटर सिखाते हैं, क्योंकि एक बंदे को भी हमने अपने वेंटिलेटर अगर सिखा दिया, किसी मरीज को वेंटिलेटर पे लेना, तो बंधु अगर ये वो इमरजेंसी में मौजूद है और पेशेंट आया ग्रेस्पिंग स्टेज में, मतलब बेहोशी की हालत में, और ये लगा कि अब मरा तब मरा, इसे कृत्रिम सांस चाहिए, उसने वहां तत्काल ट्यूब डाल के पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले लिया, जान बचाने का काम कर रहा है। आप हर जगह तो नहीं मौजूद होंगे ना, बट आपकी टीम काम करती है हर जगह। क्या मोदी जी हैं क्या? नहीं ना, उनकी टीम काम कर रही, उन्होंने अपने उस ज्ञान को, अपनी सिस्टम को बना के देते गए। आज भी अगर ये हम लोग अपने इसकी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, क्या करना पड़ेगा उसको? बिल्कुल, आप सिर्फ इच्छा शक्ति के साथ आइए, शालीन भाव से आइए, और एक कि हमें इतने दिनों तक कार्य करना सीखना है। हमारी ओटी में भी स्कूल भी इसके इसी विचारधारा के तहत सीखने सिखाने वाली विचारधारा के तहत ही हमने नर्सिंग कॉलेज खोला। अच्छा। और जो पिछले साल आपके काजीपुर कौशाम्बी में नारायण स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के नाम से आया, और उस कॉलेज में भी अपनी विशेषता है कि वो इस मंडल का वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है। एक साल में ही अभी वहाँ के सबसे अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि यहाँ खूब पेशेंट बहुत हैं, यहाँ सारी मशीनें हैं, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, टीम बहुत अच्छी है यहाँ की। तो हमने सबसे बेस्ट प्रिंसिपल, सबसे बेस्ट टीचर को भी वहाँ हायर कर रखा क्या कि बेस्ट उनको टीचिंग हो और बेस्ट उनको प्रैक्टिकल मिले, तो जिससे आने वाले दिनों में वो एक बेस्ट नर्सिंग टीम या जो ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और पैथोलॉजी की टीम निकले। तो उस विचारधारा के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आपका भी सानिध्य मिलता है उन स्टूडेंटों को? मैं खुद पढ़ाने जाता हूँ हफ्ते में एक दिन, क्या एक क्लास लेता हूँ अपने बच्चों को। सर, जब आपने नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की नींव रखी थी तब आप अकेले थे, लेकिन आज आपके साथ 500 स्टाफ काम कर रहे हैं। यह सफर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्या क्या चुनौतियां आई, और क्या आपने सोचा था कि आप अकेले से 500 से अधिक स्टाफ के साथ संस्थान में काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सोचा था बंधु, चूँकि मैंने कहा ना कि आप बस अगर कहावत है कि मैं चला, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कारवां बनता गया। अगर ये आप ईमानदारी से ना मेहनत करते जाते हैं, सफलता मिलती जाती है। और फिर आप अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो लोग आपको अच्छे और पॉजिटिव लोग मिलते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं। आज 500 का यह स्टाफ और इनके 500 परिवार, मतलब कम से कम 2500 लोगों का सीधे जीवन यापन चल रहा है। सिंगल से 500 तक पहुंचना कितना कठिन था? बहुत संघर्ष होता है, इसमें कोई शक नहीं है। संघर्ष बचपन का, जो फिर एजुकेशन का, फिर इस्टेब्लिश होने का, बिल्कुल आसान नहीं, बहुत कठिन होता है। बट उस कठिनाई में ही तो उसी का तो मजा है। उस जिसे कहता नहीं कि आप जब उन कठिनाइयों में जब आप सफलता पाते हैं और जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो उसका जो मजा है ना, वो खानदानी वाले मजे से कई गुना आगे। शुरुआत कैसे की थी? सुना है किसी दूसरे के साथ काम करके, फिर किराए की बिल्डिंग में, फिर ऐसे? बिल्कुल, मैं सर्जरी करके आया था, तो बल्कि पिताजी कहते थे कि तुमने जो है सर्जरी उठा ली, और सर्जन को तो भाई शुरू में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए नर्सिंग होम चाहिए, बड़ी बड़ी महंगी मशीनें चाहिए, कहाँ पैसे हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो मैं भी बड़ा तनाव में रहता था, फिर कोई नहीं, देखा जाएगा, करेंगे। आए जब होता नहीं कि जब आप प्रयास करते हैं तो चीज़ें जुड़ती जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, अभी भी है, तो उसे हम लोगों ने किराए पे लिया। वो 6 बेड का था, और वो लगभग 7 साल पुराना था, चल नहीं रहा था। 2-3 सर्जन आए थे और चलता नहीं था, चल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने लिया उसे, स्टार्ट हुआ। उन्होंने हमसे अप्रोच किया था, मैं उसमें दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर था अपने ही कॉलेज में, तो बट आने का प्लान था कि मुझे इलाहाबाद आना है। तो उन्होंने अप्रोच किया, तो ठीक है शुरू करते हैं। आगे शुरू किया, 1.5 साल में वो 32 बेड का हॉस्पिटल हुआ, 6 बेड से 32 बेड। और हमारा 5 साल का सर से एग्रीमेंट था कि मैं 5 साल तक चलाऊंगा, उसके बाद फिर हमारा जैसा म्यूचुअल होगा वैसा करेंगे। लेकिन 1.5 साल में उनकी नीयत बदल गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब अस्पताल चलने लगा है, अब मैं चलाऊंगा। तो उन्होंने जो है 1.5 साल में मुझे छोड़ना पड़ा। लकीली मुझे वहीं पे बगल में एक बड़ा सा हॉल, पुराना बंद हॉल, लोग 20 साल से उन्होंने कबूतर जो है वो अपना बसेरा बनाया, तो भूत बंगला टाइप का था। वो बंद हॉल था। मेरे एक अजीज शुभचिंतक थे जिसका इलाज किया था, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब या तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा
या तो एक हॉल है, अगर आप लेना चाहें तो देख लीजिए। मैंने कहा क्या बात कराओ, चाबी ला के उन्होंने खुलवाया भाई, जब हम लोग घुसे थे इतना जाला माला, मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या दिन आ गए, इतनी धूल मिट्टी उसमें पड़ी थी मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर हुआ कि करेंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल। और फिर जिसका था उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, और उन्होंने, उनके लिए भी ये था कि कोई ले नहीं रहा था, तो उन्होंने 20,000 में किराए पे दे दिया हॉल को। उस हॉल में हमने अपने सारे पार्टीशन किए, 12 बेड डाला हम लोगों ने, और एक साल में हम लोग उसमें 12 से 20 बेड पे, और दूसरे साल में 50 बेड पे। तो बस मेहनत करते गए, टीम बनती गई, कारवां बनता गया, टेक्नोलॉजी लाते गए, जितना कमाते थे भाई उससे ज़्यादा मशीनें, उससे ज़्यादा टीम बनाते गए, लगाते गए, और लगभग वो 3 साल में 100 बेड पे था। बगल के 2 और बिल्डिंगें थी, उससे सटी हुई किराए पे ले लिया। लेकिन किराए की समस्याएं अलग होती हैं। जैसे आप सफल होते हो ना, तो किराएदार, उनसे एग्रीमेंट था कि साल में 10% बढ़ेगा, वो 6वें महीने में खड़े हो जाते थे कि तो इतना बेड बढ़ गया तो 20% बढ़ा हुआ। तो ये हो क्या, रहे नहीं देवता आदमी। कई बार तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई कि देखिए एग्रीमेंट है पेपर का, आपने बोला है कि 10% बढ़ेगा, ये काहे 20% मांग रहा। तो तभी लगता था यार अपना हो। फिर ज़मीनें ढूंढते रहे, नहीं मिलता था। चूँकि ज़मीनें बहुत विवादित थी, उस टाइम सरकार भी अलग थी, तो बहुत दिक्कतें होती थी। फिर लकीली यहाँ पे ज़मीन मिली, चीज़ें, इसमें हम लोगों ने 18 रजिस्ट्री कराई। फिर इसमें भी कोर्ट केस हो गया, 2 साल कोर्ट केस लड़े, मरने मारने की नौबत आ गई भाई, सब उस लेवल पे हो गया कहानी। यहाँ पे दूसरे ने कब्जा कर लिया, फिर उसे निपटाया गया, फिर सारे नाम से अस्पताल बनाया गया, और आज यह सब सारे मतलब मानद पे फुलफिल करता हुआ हॉस्पिटल है। नारायण स्वरूप इतना बड़ा हॉस्पिटल संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सिंह का अब क्या सपना है? अगर ये अभी उस सपने की बात करें तो बस ये है कि प्रभु से प्रार्थना है कि एक अच्छा इंसान बना रहूं, और जो समाज में जो सबसे नीचे का तबका है, जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, वो भी आसानी से जहाँ चाहे मुझे रोक ले, और मुझसे जो भी चीज़ें चाहे वो मुझसे पूछ ले, मदद के वो बोल दे कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मेरा इलाज कर दें। और अगर मैं उनके काम आता रहूँ तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बड़ी सफलता होगी। एंड उसके साथ दूसरा ये है कि हम लोग चूँकि अब चिकित्सा से शिक्षा में भी हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे नर्सिंग कॉलेज, ऐसे कॉलेज बनाने हैं जहाँ रियल में बहुत अच्छा एजुकेशन हो, स्पेशली स्किल्ड एजुकेशन हो, जिसमें पढ़ कर के बच्चों को सीधे जॉब मिले, ना कि डिग्री। आम पब्लिक में सर प्राइवेट हॉस्पिटल और आपका नारायण स्वरूप भी, सर आमतौर पर पब्लिक में ऐसी धारणा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक लूट जैसी स्थिति होती है पेशेंटों के साथ, और उसमें नारायण स्वरूप का भी नाम आगे ही रहता है कि बहुत महंगा है, बहुत पैसे ले लिए जाते हैं, मरीजों को डराया जाता है कि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, जल्दी जल्दी पैसे जमा करो नहीं तो बच नहीं पाएगा। और वैसे भी परसेंट में बताते हैं कि 90% उम्मीद ना की है, केवल 10% बचने की उम्मीद है। तो इन आरोपों को आप किस तरह देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली में 2 चीज़ें हैं इसमें। पहला विषय यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा पड़ता है। तो एक्चुअली में देखिए, हमारी जनता की एक अपनी, हमारे लोगों की एक मानसिकता है कि प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा और सरकारी वाला आपको इलाज नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये मानसिकता हमारी बनी हुई, जबकि सरकारी अस्पताल भी अपनी सरकारी सुविधाओं के आधार पर इलाज करते हैं पूरा, और प्राइवेट वाले तो चूँकि वो प्राइवेट हैं तो मेहनत तो करते ही हैं सबसे ज़्यादा। इवन अगर आप यहाँ पे बात करूँ तो आज ये हालात हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता चिकित्सा हेल्थ सेक्टर वो इंडिया में, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर वो सबसे सस्ता है कंपेयर टू किसी भी इंडिया के लेवल की कंट्री की अगर आप बात करें। दूसरा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं हमारा जो देश की प्रगति में सबसे बड़े सहायक हैं, एक हमारा शिक्षा, दूसरा फिर चिकित्सा। जब से ये दोनों सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आया, तब से देश की प्रगति बहुत कई गुना बढ़ गई, कई गुना। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूँगा, बट आप
इस दृष्टिकोण से देखें कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो यह विचार लोगों के मन में है, कुछ जगह हो सकता है, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसे हालात नहीं हैं। बहुत ही कम खर्च में वो पूरी चिकित्सा सुविधा दी जाती है जो किसी भी बड़ी जगह के सेंटर की तुलना में कम। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो यहाँ यह हालात है कि यहाँ चिकित्सा सुविधा सेवा के रूप में देखा जा रहा है। आज की दृष्टिकोण में सबसे कम फीस ओपीडी की। फिर लोगों को इतना महंगा क्यों लगता है? ये लोगों को नहीं, कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, स्पेशली जो निगेटिव थॉट वाले हैं, सिर्फ उनको यह लगता है। आप जैसे ही तुलनात्मक रूप से पॉजिटिव थॉट में आएंगे और आप पाएंगे कि सबसे सस्ता इलाज है, उसी पॉइंट पे आपको यह चीजें बता रहा हूँ। और उसका नतीजा है कि आज बेड नहीं है, यहाँ फुल है पूरे 150 बेड पूरे फुल हैं, बल्कि 20-20 बेड हमें एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि तुलनात्मक रूप से कैसे अंतर है। जो एक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो फीस हमारे मेट्रो सिटी में है, वो एवरेज 500 से 1000 है, और 1000 से 2000 सुपर स्पेशलिस्ट का है। भाई साहब, यहाँ मेरी फीस कितनी होगी आपको पता होगा। मेरी आज 20 साल बाद भी मेरी फीस 350 रुपये है, और मेरे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की फीस 500। जितने स्पेशलिस्ट, तो सबसे कम फीस है। उसके साथ प्राइवेट रूम की जो उसके साथ हमारे जो जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड पूरे, मैं अकेले प्रयाग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे आपके इस लेवल के हॉस्पिटल की पूरे देश से तुलना कर रहा हूँ कि सबसे सस्ता जनरल वार्ड हमारा है 2500 में। मेरी विजिट चार्ज कभी किसी मरीज से चार्ज नहीं होता। 2500 में वो बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, स्वीपर चार्ज, सर्विस चार्ज सब मिला के। डॉक्टर साहब, फिर बिलवा इतना काहे बढ़ जाता है? आप तुलनात्मक तो देखें, सर्जरी की फीस देखें महोदय। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की जो पथरी है, जो आप अभी चैट जीपीटी खोलें, आप उसमें पूछें, आपको यह मिलेगा कि चैट जीपीटी में आपको दिखाएगा या गूगल दिखाएगा कि जो पित्त की थैली की जो पथरी का जो दूरबीन से चार्ज है, वो 40,000 से 1.5 लाख है जी। मेरे यहाँ 35,000। मैं अपने मरीज से ये, जैसे वो कहता है कि महंगा, मैं कहता हूँ गूगल खोल लो और अभी उससे पूछो कि लेजर द्वारा पाइल्स की सर्जरी के क्या चार्जेज हैं, अपने आप आएगा। और उसमें आपको यह मिलेगा कि जो चार्जेज हैं, आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं वो चार्जेज कि 40,000 से 1.5 लाख है। 80,000 से 1 लाख के बीच में गालब्लैडर की सर्जरी होती है बड़े शहरों में, किसी भी इस लेवल के हॉस्पिटल पे। महोदय, यहाँ 35,000 में मैं कह रहा हूँ, मतलब पूरे भारत देश में सबसे कम खर्च में यहाँ पे सर्जरी हो रही है। आईसीयू की चार्जेस की बात, जो आप जिन केसेस में कहना कि बिलवा बन जाता है, वो आईसीयू के जो गंभीर मरीज होते हैं महोदय, जो हम लोग के हॉस्पिटल के चार्जेज हैं, वो इस लेवल के जो मेट्रो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपके, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उनकी तुलना में 4 गुना कम है। जब एक बार वहां जाते हैं ना, वो तब समझ में आता है कि कितना अंतर है। और सब प्रमाण पे है, सब कुछ प्रमाण पे है बंधु, चाहे वो दूरबीन सर्जरी का हो, चाहे वो आईसीयू के खर्चे हो, चाहे वो वेंटिलेटर के खर्चे हो। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, हमारी एक आदत भी तो बहुत बड़ी है ना। हमारी आदत में क्या है कि हमें हर चीज फ्री चाहिए, शुरू से आदत पड़ी है। वो हमारे यहाँ एक संस्कृति ना, रेवणी संस्कृति, गधेला पेट में जब आता है महोदय ना, तब से शुरू हो जाता है निःशुल्क वाला, फ्री वाली परंपरा। और जब लोड पड़ता है शरीर पे इलाज का, वहां हमें महंगा नजर आता है। उदाहरण के तौर पे पता चला पेट में बच्चा आया तो डिलीवरी के लिए भी पैसा आपको फ्री मिल रहा है। प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हुई तो उसका आपको चार्जेज मिल रहा है। खाने का 6,000 रुपये, पेट में बच्चा आया तो माँ को मिल रहा है। स्कूल में पढ़ाई का आपको पूरा फ्री मिल रहा है, किताब से लेके भाई साहब जाने आने, और मिड डे मील फ्री मिल रहा है। रहने को घर मिल रहा है, लैट्रिन करने को ओडीएफ मिल रहा है महोदय। खाने को राशन मिल रहा है आपको, 80 करोड़ जनसंख्या को भारत देश में राशन मिल रहा है। पानी आपको फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, नहीं तो हम अपना कटिया लगा के ले लेंगे। तो शादी का अलग से पैसा मिल रहा है। तो जहाँ इतनी बड़ी परंपरा महोदय है आपका, तो वहां हम जैसे ही स्वास्थ्य का बात आएगा, हम अपने शरीर पर कुछ खर्च नहीं करना पड़े। हाँ, हम भाई साहब
थाने दे आएंगे, हम कहीं और पैसा दे आएंगे, ब्याहे के लिए पैसा रख लेंगे, पढ़ाई के लिए रख लेंगे, अपने शरीर के लिए नहीं रखेंगे। आप दूसरी दृष्टिकोण से देखिए, हमारा माइंडसेट क्या, हम गाड़ी खरीदेंगे उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी कि सर्विसिंग होना है 3 बार, खुद ही फोन करेगा भाई कार आपने लिया है सर्विसिंग के लिए आ जाओ। आप अपनी बॉडी की किसी चेकअप के लिए कुछ पॉलिसी लेते हैं, कोई इंश्योरेंस कराते हैं? ये भी तो एक मशीन है, कल खराब होगी, और जब लोड पड़ता है तो लगता है कि हम तो इलाज में डूब गए। नहीं, ऐसा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने के लिए महोदय इतने खर्चे हैं कि सबसे ज्यादा खर्चा तो सरकार लेती है हमसे, हर चीज में जीएसटी, प्लस उसके साथ बिजली के बिल से लेके, हाउस टैक्स से लेके, नगर निगम के टैक्स से लेके, इनकम टैक्स से लेके। अगर इन चीजों को कम कर दें तो और आसान हो जाए। मैं आपसे एक आपकी मांग जानना चाहूँगा। अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे पूछें कि बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए इन द सेंस आपके मेडिकल क्षेत्र के लिए, तब आप उनसे क्या अपनी मांगे रखें? देखिए, अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, आयुष्मान भारत योजना। अभी आप जो इसके पहले सवाल उठाए थे उसमें इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, पूरे प्रयागराज मंडल में सबसे अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जो गरीब मरीजों का है, सबसे ज्यादा इलाज नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में होता है। अच्छा। सबसे आज के डेट में यहाँ पर लगभग 75 मरीज भर्ती हैं। अगर यदि ये महंगा होता तो आयुष्मान भारत से इतने मरीजों का इलाज क्यों होता? कि गरीबों के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कीम? बिल्कुल, उस सवाल का जवाब हम लोग तब बना लेते हैं। हम अभी आपको यहाँ पे वो बातें कर लें कि अगर यदि हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ आता है तो एक ही उनसे निवेदन होगा कि हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से अगर आयुष्मान भारत योजना आप ला रहे हैं, और यह विचार है कि जो 2030 और 2047 तक सबको इंश्योरेंस में कवर करके, आयुष्मान में कवर करके सर्विस दी जाए, प्राइवेट सेक्टर स्पेशली दे, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यह टैक्सेशन इसमें जीरो कर दें। जो जीएसटी है ये बड़ी बात, वो आप जीरो कर दें। और अगर यदि आप उस सब के साथ आप जो बिजली में आप जो बिजली आपको ढेर सारी सर्विसेज दिखाई नहीं देती। आपको पता है हमारे हॉस्पिटल का बिजली का बिल कितना होता होगा? नारायण स्वरूप हॉस्पिटल का बिजली का बिल कितना होता है बताइए? इस समय भाई साहब 10 से 12 लाख रुपए महीने का। कॉमर्शियल चार्जेज हैं हमारे, 12 रुपए पर यूनिट चार्ज चलता है महीने का। और अभी जैसे पीक आएगा, एसी चलने लगेंगे भाई साहब, तो 14 से 15 लाख जाएगा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना टैक्स देता हूँ, एडवांस टैक्स कितना देता हूँ 1 साल का? नो आइडिया सर, बताइए। 2 करोड़। मत सुनाइएगा उसमें, 2 करोड़ से ज्यादा इस साल का 2.5 करोड़ के आसपास जा रहा है सर। मेरा हाउस टैक्स कितना होगा इसका? 9 लाख रुपया। जल कल जो पानी नहीं आता हमारे यहाँ, जो पानी की सप्लाई भी भाई सब नगर निगम का 4 घंटे आती है, ऐसे ऐसे टपकता है, उससे हमारे इस हॉस्पिटल में हमारे मरीज को किसी को सर्विस नहीं मिल पाती। तो वैसे हमने 2 बोरिंग करा रखी, उस पानी को यूज करते हैं। उस पानी को यूज करने का, धरती की पानी को यूज करने का जो टैक्स है, वाटर टैक्स, कितना होगा बताइए सर कितना? वो हाउस टैक्स से भी भाई साहब 1.5 गुना ज्यादा है, 12 लाख है। कैन यू इमेजिन? न जाने कितने सामानों में हमारा जो है वो अभी थोड़ा सा जीएसटी कम हो गया, नहीं तो 18% जीएसटी होता है सर्विस पे। अभी भी हमारे, आप जिस वेंटिलेटर को हम बना करके मरीज की जान बचाते हैं महोदय, उस वेंटिलेटर की सर्विस करने वाला हमसे 18% जीएसटी लेता है। मतलब 100 रुपया में 18 रुपया सरकार के पास चला जाता है। मरीज हमें देता है क्या? मरीज हमें हाउस टैक्स देता है, बिजली टैक्स देता है, नगर निगम का टैक्स देता है क्या? नहीं। मरीज से ले सकते हैं क्या? मेंटेनेंस चार्जेज महोदय 20% पड़ता है, नहीं ले सकते। वो जो हमको फीसिया मिलती है 350 रुपया या 2500 जो बेड चार्ज, जो हम बाकी चार्जेस लेते हैं उसमें सब चलाते हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को महंगा मान लेना एक समान धारणा हो सकती है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल का यह बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पर यह है कि कम खर्च में बेहतर और बेस्ट ट्रीटमेंट देना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पर गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग और अमीर हर वर्ग के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो आप इस लेवल के किसी भी हॉस्पिटल से अगर तुलना करते हैं, जिस लेवल का यह हॉस्पिटल है, तो आप पाएंगे कि यहाँ का खर्च वहाँ की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी फीस
दूसरी जगह अगर 500 से 1000 है तो यहाँ 350 रुपए है। जो सुपर स्पेशलिटी की फीस 1000 से 2500 तक होती है दूसरे अस्पतालों में, यहाँ पर वह सिर्फ 500 रुपए है। इसके साथ यहाँ पे जनरल वार्ड की फीस सिर्फ 2500 है। 2500 में बेड चार्ज, सर्विस चार्ज, नर्सिंग चार्ज सारे इंक्लूडेड होते हैं। और इन सब के साथ जो हमारे सर्जरी की फीस है वो पूरे भारत देश में जो पित्त की थैली की पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन है, जो किसी भी इस लेवल के बड़े हॉस्पिटल में 40,000 से 1.5 लाख है, वो यहाँ 35,000 में होता है। और साथ में जो लेजर सर्जरी वो पूरे भारत देश में सबसे कम खर्च में यहाँ होता है। आप अभी ChatGPT या गूगल में डाल के देख सकते हैं और आप यह पाएंगे कि उसमें यह 40,000 से लेकर के 1.5 लाख है, और मेरे हॉस्पिटल में आज भी 35,000 में पूरे भारत देश में सबसे कम खर्च में लेजर द्वारा पाइल्स की सर्जरी करते हैं। और इन सब के साथ हाँ, यह एक जरूर है कि आईसीयू के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है, उसकी दवाई का खर्च, उसकी जांच का खर्च, उसके सर्विसेज का खर्च, वेंटिलेटर का खर्च, डॉक्टर का खर्च, जब आधुनिक चिकित्सा, जब आप एक बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसमें ये ढेर सारे खर्चे आते हैं। लेकिन उससे भी जब आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से तुलना करेंगे तो हमारे आईसीयू का खर्च दूसरी जगह की तुलना में 1/4 है। तो आप यहाँ पाएंगे, आपको यहाँ मिलेगा, लगेगा कि यहाँ किसी भी हॉस्पिटल की तुलना में यहाँ का जो इलाज है वो बहुत कम है। और हमारा हमेशा हम लोग का यह उद्देश्य रहा है कि हम कम खर्च में एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, बेस्ट टीम के द्वारा, बेस्ट सर्विसेज के द्वारा बेस्ट ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए नारायण स्वरूप हॉस्पिटल आज पूरे प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे सर्जरी होती है, सबसे ज्यादा यहाँ केसेस भर्ती होते हैं, और वह भी हर वर्ग के लोग। अगर यहाँ पे देखें तो आज के डेट में प्रयागराज मंडल में आयुष्मान भारत, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल लोग हैं उनका कार्ड के द्वारा इलाज होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पेशेंट भर्ती हैं उसके, और सबसे ज्यादा एडवांस उनको सर्विसेज और ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यह एक कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, लेकिन अधिकतर ऐसे हालात नहीं। इन सबके साथ हर मंगलवार को यहाँ पे फ्री ओपीडी देखी जाती है। कम से कम 200 हर मंगलवार को 200 से अधिक मरीजों को निःशुल्क यहाँ पे परामर्श दिया जाता है। तो अगर यदि बेस्ट ट्रीटमेंट अगर यदि चाहिए तो कुछ ना कुछ खर्च तो पड़ते हैं, यह बस एक आम धारणा है। सर, आपने पढ़ाई में कई बार टॉप किया, आपने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, बड़े बड़े कई ऑपरेशन किए, अचंभित कर देने वाले पेशेंटों को आपने ट्रीट किया, उन्हें बचाया, कई बार मौत के मुंह से आपने अपने पेशेंटों को निकाल के लाया, बहुत नाम पैदा किया, खुद का हॉस्पिटल, बड़ा संस्थान खड़ा किया, नर्सिंग स्कूल बनाया। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको कौशाम्बी लाइव जैसे न्यूज़ चैनल में भी आने का मौका मिलेगा पॉडकास्ट करने के लिए? अरे भाई साहब, जिस व्यक्ति का लोग एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं और 4 घंटे 6 घंटे उसका इंतजार करते हैं, हम भाई साहब आपका 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें कब मौका दोगे हमें भी लाइव आने का। आप दे ही नहीं रहे थे भाई साहब। आप कहाँ बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े उनके आप पॉडकास्ट कर रहे थे। हम सिंपल साधारण आदमी, सर्वसुलभ आदमी है भाई साहब, बिल्कुल साधारण से डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चाहे बस यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि यह कौशाम्बी लाइव नहीं, यह उत्तर प्रदेश लाइव बने, और आपका यह जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे पत्रकारिता में एक बहुत ही अच्छे पत्रकार के रूप में। बहुत बहुत आभार आपका इस शुभकामना आशीर्वाद के लिए। वास्तव में मित्रों, बहुत ही नाइस पर्सनालिटी हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी, जो हर क्षेत्र में इनका अद्भुत नॉलेज है और इतना ज्ञान का सागर अपने अंदर समाहित करने के बावजूद यह बहुत ही सरल सामान्य रहते हैं, जनसुलभ हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस पॉडकास्ट को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।